हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आर्यन को इस तरह जंगलों के बीचों बीच गुलेरिया हाउस के सामने देखकर रोहित अपने गुस्से पर काबू खो बैठा और जोर से चिल्लाते हुए आर्यन से कहा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर आर्यन? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इतनी रात को होटल से इतनी दूर जंगलों में क्या कर रहे हो तुम लोग? रोहित की जोर की चीख सुनकर आर्यन के दिल की धड़कनें जैसे कुछ सेकंड के लिए धड़कना ही भूल गई थी। आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा का क्या जवाब दे। तभी रोहित ने आसपास नज़र घुमाते हुए आर्यन से पूछा, अलेक्जेंडर और रिया कहाँ हैं? रोहित का गुस्सा देखकर आर्यन को फिर से टॉयलेट जाने का मन हो रहा था, मगर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा को क्या जवाब दे। रोहित बार बार यहाँ वहाँ नज़रें घुमाकर अलेक्जेंडर और रिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर जब रोहित को अलेक्जेंडर और रिया कहीं नजर नहीं आए, तब फिर से रोहित ने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारे भाई बहन? आर्यन खुद भी यहाँ वहाँ देखकर सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या बात बनाए और अपने पापा के सवाल का क्या जवाब दे। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या एक्सप्लेनेशन दे कि वो रात के 3 बजे काले घने जंगलों के बीचों बीच क्या कर रहा था और उसके भाई बहन कहाँ थे। मगर आर्यन अब तक इतना जान चुका था कि अब ज़्यादा देर तक रोहित से सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था। रोहित गुलेरिया हाउस पहुंच चुका था और तीनों बच्चों की चोरी पकड़ी गई थी। अब रोहित को ज़्यादा गुस्सा दिलाने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए पुराने गुलेरिया हाउस की ओर इशारा करते हुए आर्यन ने कहा, अलेक्जेंडर और रिया अंदर हैं। आर्यन की बात सुनकर रोहित और आसपास खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी हैरान हो गए। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने आर्यन की बात सुनी, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोहे के दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला अपनी गन से तोड़ दिया। 2-3 बार ताले पर जोर जोर से वार करने पर ताला पूरी तरह से टूट गया। ताले के टूटते ही रोहित मारवा के सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक ही झटके से गेट को खोल दिया। पुराना गेट खोलते ही काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। वहाँ आर्यन अभी भी सोच रहा था कि अगर ऐसी आवाज़ों से अंदर छिपे दुश्मन को हल्का सा भी शक हो गया तो उसके भाई बहन की जान खतरे में पड़ सकती थी। आर्यन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था, मगर रोहित के चेहरे पर गुस्सा और जुनून देखकर आर्यन समझ गया था कि अब उसका कुछ भी कहना या रोहित के सामने कुछ भी बात करना ठीक नहीं होगा। रोहित दौड़कर गेट के खुलते ही गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगा। झाड़ियों के बीच से होते हुए रोहित दौड़कर मेन बिल्डिंग के अंदर जा पहुंचा। मलबे की परवाह न करते हुए रोहित घर के अंदर जाकर जोर जोर से रिया और अलेक्जेंडर को आवाज़ लगाने लगा, रिया, अलेक्जेंडर, कहाँ हो तुम लोग? रोहित के साथ साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी पुरानी हवेली के अंदर दाखिल हो गए। उनके पास कई सारी टॉर्च थी। टॉर्च को हर तरफ घुमाते हुए उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि बच्चे कहाँ थे, मगर ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तभी रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा ऐसा था जिसे देखकर रोहित को ऐसा लगा था जैसे उस कमरे में कोई रहता था। रोहित को अचानक ही ये ख्याल आया कि हो ना हो बच्चे उसी कमरे में होने चाहिए। रोहित के मन में जैसे ही ये सवाल आया, रोहित दौड़कर पुरानी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, मगर सीढ़ियां इतनी पुरानी हो चुकी थी कि रोहित जिस फोर्स से उस पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था, उस फोर्स की वजह से सीढ़ियों पर जमा मलबा धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। रोहित जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचा, रोहित दौड़कर उस कमरे की ओर गया जो कमरा रोहित ने कुछ दिनों पहले देखा था। रोहित ने जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा जोर से टक्कर मारकर खोला, रोहित ने देखा कि उसकी छोटी सी गुड़िया जैसी बेटी रिया अलेक्जेंडर की गोद में सोई हुई थी। अलेक्जेंडर के चेहरे पर काफ़ी घबराहट नजर आ रही थी, मगर रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिया बेहोश थी। रिया को ऐसी हालत में देखकर रोहित तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गया और रिया को अपनी बाहों में लेते हुए अलेक्जेंडर से पूछने लगा, क्या हुआ रिया को? क्या हुआ है रिया को, बताओ मुझे। अलेक्जेंडर रोहित को अचानक यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। अपने पापा की इस तरह के अपने सामने देखकर अलेक्जेंडर की बोलती बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित किसी भी वक्त अलेक्जेंडर को पीटना शुरू कर देगा। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित को पता कैसे चला कि बच्चे पुराने गुलेरिया हाउस में आए थे। रोहित ने जब कमरे में चारों ओर नज़र घुमाकर देखा तो कमरे में कोई नज़र नहीं आ रहा था। अलेक्जेंडर बिल्कुल खामोश रोहित के सामने बैठा था। रोहित अपनी बेटी को बार बार गालों पर हाथ लगाकर पूछने लगा, रिया, रिया, होश में आओ, क्या हुआ रिया तुमको? रोहित बार बार रिया के माथे पर चूमकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर रिया गहरी नींद में सो चुकी थी। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि अगर रोहित को बताया नहीं गया
कि रिया बिल्कुल सेफ थी तो रोहित न जाने क्या कर बैठता। इसीलिए हिम्मत करते हुए अटकती हुई आवाज़ में अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, डैड कुछ नहीं हुआ है रिया को, कुछ नहीं हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए, रिया बस सोई है, उसे बहुत नींद आ रही थी इसीलिए वो मेरी गोद में सो गई। अलेक्जेंडर की ये बातें सुनकर रोहित को बहुत अजीब लग रहा था। एक तो तीनों बच्चे आधी रात को होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से निकलकर इस तरह जंगलों के बीच बने इस वीरान और बंजर सी हवेली के अंदर घुस आए थे, और फिर अलेक्जेंडर इस तरह की उटपटांग बातें रोहित से कह रहा था। रोहित अपने गुस्से से पूरी तरह से अपना काबू खो बैठा था। रोहित ने अलेक्जेंडर से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अलेक्जेंडर, तुम तीनों अचानक इतनी आधी रात को होटल से निकलकर यहाँ पर क्यों आए, और अब तुम कह रहे हो कि रिया को नींद आ गई थी इसीलिए यहीं पर सो गई। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर ये सब। रोहित ने जैसे ही अपनी आवाज़ बढ़ाते हुए ये बात कही तब अलेक्जेंडर का खून पूरी तरह से जम गया। अलेक्जेंडर बूढ़े बाबा से वादा कर चुका था कि वो बूढ़े बाबा को यहाँ पर होना किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। बदले में बूढ़े बाबा ने भी वादा किया था कि वो अनिका की याददाश्त वापस लाने के लिए बच्चों की मदद करेगा। अलेक्जेंडर ने भी मन ही मन सोच लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए बूढ़े बाबा के यहाँ होने का राज किसी से नहीं बताएगा, क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद थी जो अनिका को अपने अतीत के साथ जोड़ सकती थी। रोहित बार बार जोर जोर से अलेक्जेंडर को एक ही सवाल पूछता रहा कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे और रिया की ऐसी हालत कैसे हुई। रोहित की आवाज़ अलेक्जेंडर के कानों में गूंज रही थी, मगर अलेक्जेंडर को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या जवाब दे। अलेक्जेंडर ने कुछ देर बाद अपना होश संभालते हुए रोहित से कहा, डैड दरअसल बात यह है कि रिया काफ़ी दिनों से जिद कर रही थी कि उसने इस घर की छत पर मोम जैसी एक औरत को देखा था। आज दोपहर को जब हम खेल रहे थे तब हमने रिया को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो सिर्फ उसके मन का वहम था और सच्चाई नहीं। एक इंसान एक वक्त पर दो जगह पर नहीं दिख सकता था, और न ही रिया जो बातें कह रही थी उसमें कोई साइंटिफिक रीजन था, मगर रिया हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। और हम अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रिया की ये गलतफहमी दूर नहीं की गई तो उसके मन पर इसका बुरा परिणाम हो सकता था। इसीलिए मैंने और आर्यन ने सोचा कि हम सब साथ चलकर एक बार रिया को असलियत से वाकिफ करवा देते हैं और उसे बता देते हैं कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके मन की गलतफहमी थी। इसीलिए हम दोनों रिया को यहाँ पर लेकर आए। अलेक्जेंडर की बात पूरी होने के बाद रोहित ने फिर से चिल्लाते हुए अलेक्जेंडर से पूछा, फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ, रिया की ये हालत कैसे हुई, बताओ मुझे। अलेक्जेंडर रोहित का सवाल सुनने के बाद गहरी सोच में डूब गया। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित के इस सवाल का क्या जवाब देता। तभी अलेक्जेंडर की नज़र दरवाजे पर खड़े आर्यन पर पड़ी। आर्यन कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ा था। रिया की ऐसी हालत देखकर आर्यन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर क्या हुआ था। अलेक्जेंडर की आंखें देखकर आर्यन समझ चुका था कि ये वक्त उसके भाई से सवाल जवाब करने का नहीं था, बल्कि उसके भाई को सपोर्ट करने का था। मगर आर्यन भी समझ नहीं पा रहा था कि रिया इस तरह से रोहित की बाहों में बेहोश क्यों पड़ी थी। मगर अपने भाई का इशारा समझते हुए आर्यन ने सिचुएशन संभालते हुए कोशिश की और रोहित से कहा, डैड दरअसल बात यह है कि रात काफ़ी हो चुकी थी और रिया को काफ़ी नींद आ रही थी। हमने रिया को लाख मनाने की कोशिश की कि हमें घर वापस चलना चाहिए, मगर आप तो जानते ही हैं रिया एक बार अगर कोई जिद कर लेती है, जब तक उसकी कोई जिद पूरी नहीं हो जाती वो पीछे हटने का नाम नहीं लेती। आर्यन एक बात अच्छी तरह से जानता था, अगर कुछ चीज़ें रिया पर डाल दी जाएं तो रोहित का दिल पिघल सकता था। रोहित चाहे कुछ भी हो जाए रिया को कभी डांट नहीं सकता था। रोहित अभी भी रिया के गालों पर हाथ फेरते हुए रिया को जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर रिया को देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे रिया को किसी ने जानबूझकर बेहोश कर दिया हो। जब अलेक्जेंडर ने रोहित के चेहरे पर परेशानी देखी तब अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, डैड दरअसल बात ये थी कि हम जब वहाँ बाहर गेट के पास पहुँचे तब हमने देखा कि गेट पर ताला लगा था। हमने सोचा कि अगर हमने ताला तोड़ने की कोशिश की तो अंदर जो कोई भी था वो भागकर निकलने की कोशिश करता। इसीलिए बिना आवाज़ किए हम एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर दीवार फांदकर अंदर आए, मगर आर्यन के पास कोई सपोर्ट नहीं था, इसीलिए आर्यन वहीं बाहर खड़ा रहा। अंदर आने के बाद हमने पूरी हवेली की छानबीन की। मैंने और रिया ने हर जगह ढूंढकर ये पता लगाने की कोशिश की कि कहीं कोई छुपकर हमारे घर में तो नहीं बैठा। हम बस रिया को यकीन दिलाना चाहते थे कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वो सब गलत था। मम्मा जैसी कोई और औरत का होना नामुमकिन था,
मगर रिया ने मेरी एक बात नहीं मानी। वो जिद पकड़कर बैठ गई कि जब तक वो मम्मा को यहाँ नहीं देखेगी तब तक वो यहाँ से नहीं निकलेगी। इसीलिए मैं और रिया इस कमरे में आकर उस इंसान का इंतजार करने लगे जो बिल्कुल मम्मा जैसी दिखती है। डैड, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि रिया जो कुछ भी सोच रही थी वो गलत था, लेकिन फिर भी मैंने रिया का साथ दिया और मैं यहाँ रिया के साथ खड़ा रहा। मगर कुछ ही देर में रिया को नींद आने लगी, उसकी आंखें भारी होने लगी। इसीलिए मैंने ही रिया से कहा कि उसे कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, ताकि कुछ देर की नींद के बाद जब वो दोबारा फ्रेश हो जाए तो हम लोग वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के लिए यहाँ से निकल सके। रोहित के कानों पर अलेक्जेंडर की सारी बातें तो पड़ रही थी, मगर रोहित की कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। रोहित रूम में चारों ओर देखकर ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि कमरे में और कोई तो मौजूद नहीं था, मगर रोहित को कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोहित और अनिका ने पिछली बार देखा। रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, क्या तुमने छत पर देखकर तसल्ली की कि यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी मम्मा जैसी दिखती है? अलेक्जेंडर रोहित की ये बात सुनकर चौंक गया। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने डैडी की इस बात का क्या जवाब दे। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि बूढ़े बाबा ने छत पर अनिका की एक बड़ी सी तस्वीर बना रखी थी, जो तस्वीर हूबहू अनिका की शक्ल से मिलती तो थी, मगर वो तस्वीर दरअसल बूढ़े बाबा ने मकान मालिक स्वाति मल्होत्रा की याद में बनाई थी। अलेक्जेंडर ये भी जानता था कि अगर रोहित ने वो तस्वीर देख ली तो रोहित जरूर इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि आखिर वो तस्वीर छत पर बनाई किसने थी और बनाने वाला कौन था। और अगर ऐसा हुआ तो बूढ़े बाबा को किया हुआ वादा टूट जाएगा। अलेक्जेंडर को डर था कि अगर बूढ़े बाबा को किया हुआ वादा टूट जाएगा तो बूढ़े बाबा अनिका की याददाश्त वापस लाने में बच्चों की मदद नहीं करेंगे। रोहित को वहाँ रिया की तबीयत की भी फिक्र हो रही थी। रोहित ये समझ नहीं पा रहा था कि अगर रिया को इतनी जोर की नींद आ रही थी और वो गहरी नींद में सो चुकी थी तो वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रही थी। रोहित बार बार रिया के गालों पर हाथ फेर कर रिया को जगाने की कोशिश करता रहा, मगर रिया की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित बार बार कमरे में यहाँ वहाँ देख कर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कमरे में कहीं कोई मौजूद था या नहीं। रोहित को कमरे में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। जब रोहित ने देखा कि अलेक्जेंडर काफ़ी घबराया हुआ था और मन ही मन कुछ सोच रहा था, तो रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ, तुमने छत पर जाकर देखा था? रोहित ने फिर से छत पर जाने की बात कही थी, जो सुनकर अलेक्जेंडर के होश उड़ गए। वहाँ रोहित के पीछे खड़ा आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके भाई बहन के साथ क्या हुआ था और अलेक्जेंडर इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा था। आर्यन भी इस बात को लेकर काफ़ी हैरान था कि आखिर रिया इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई थी कि बार बार जगाने पर भी वो जागने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित के ठीक पीछे खड़े आर्यन ने आंखों के इशारे से अलेक्जेंडर से पूछा कि रिया को क्या हुआ था। वहीं अलेक्जेंडर ने भी आंखों के इशारे से आर्यन तक ये बात पहुंचा दी कि रिया बिल्कुल सेफ थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। जब रोहित ने देखा कि अलेक्जेंडर कोई जवाब नहीं दे रहा था तो रोहित ने अपने आदमियों से कहा, जाओ छत पर जाकर देखो, वहाँ पर कोई छुपा बैठा है क्या। रोहित का हुक्म मिलते ही 3-4 सिक्योरिटी गार्ड मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए छत की ओर दौड़ने लगे। तो रोहित ने भी रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और बड़े ही ध्यान से रिया को पास वाली पुरानी सी लकड़ी की चेयर पर बैठा दिया। रिया का सर बड़े ही ध्यान से चेयर के बैकलेस पर रखने के बाद रोहित ने अपने साथ आए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, आप लोग यहीं बच्चों के साथ रुको, मैं ऊपर छत पर जाकर देखता हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। आर्यन बड़े ही ध्यान से अलेक्जेंडर के हर रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। आर्यन अब तक जान चुका था कि छत पर जरूर ऐसी कोई बात थी जो अलेक्जेंडर नहीं चाहता था रोहित को पता चले। रिया को अपनी सिक्योरिटी गार्ड के हवाले करने के बाद रोहित ने आर्यन और अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए रोहित कमरे से बाहर निकल गया। रोहित के कमरे के बाहर जाते ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों एक दूसरे के देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाई इशारों इशारों में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। अलेक्जेंडर काफ़ी घबराया हुआ था। वहीं आर्यन की आंखों में कई सारे सवाल थे। आर्यन अब तक इतना तो जान चुका था कि अलेक्जेंडर और रिया जरूर गुलेरिया हाउस के अंदर किसी से मिले थे, जिसके बारे में वो रोहित से इस वक्त छुपा रहा था। मगर आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंडर ऐसा क्यों कर रहा था। अगर सचमुच कोई ऐसा इंसान था जो पुराने गुलेरिया हाउस में अंदर छुपा रहता था तो अलेक्जेंडर सब कुछ रोहित को सच सच बता क्यों नहीं रहा था।
अलेक्जेंडर को ऐसे इंसान को डिफेंड करने की क्या ज़रूरत थी? ये बात आर्यन की समझ के बाहर थी। आर्यन ये भी जानना चाहता था कि आखिर रिया के साथ क्या हुआ था। रोहित के जाने के बाद आर्यन की सब्र का बांध टूट गया और आर्यन ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ रिया को? रिया जाग क्यों नहीं रही है? आर्यन ने यह सवाल रोहित के सिक्योरिटी गार्ड के सामने पूछा था। इसीलिए अलेक्जेंडर अपनी आंखें बड़ी करते हुए आर्यन से कहने लगा, अरे तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि रिया को कितनी नींद आती है, और एक बार अगर उसने ठान ली कि उसे सोना है तो वो न तो जगह देखती है और ना ही कंफर्ट। आज भी ठीक वही हुआ। हम दोनों बंगले के अंदर आए। जैसे ही हम इस कमरे के अंदर आए, कुछ देर तक रिया और मैं यहाँ किसी को होने की बात का ध्यान देते रहे, किसी अनजान शख्स को ढूंढने लगे। मगर फिर अचानक ही रिया उबासियाँ लेने लगी। मैंने उसे कहा कि चलो होटल वापस चलते हैं, मगर वो मेरी बात नहीं मान रही थी। उसने कहा कि उसे कुछ देर के लिए यहीं सोना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वो सो गई है, वो सुबह जाग जाएगी। अलेक्जेंडर गोल गोल बातें कर रहा था, मगर अलेक्जेंडर की बातें और अलेक्जेंडर के इशारे आर्यन की समझ के बाहर थे। आर्यन इतना तो समझ गया था कि अलेक्जेंडर सिक्योरिटी गार्ड के सामने सब कुछ सच सच बताना नहीं चाहता था, मगर आर्यन अपनी बहन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में था। मगर वो अच्छी तरह से जानता था कि उसे ये सब जानने के लिए अभी कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा। आर्यन बड़े ही ध्यान से अपनी बहन को देख रहा था। रिया को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि रिया कमज़ोर पड़ चुकी थी या उसकी तबीयत खराब थी, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमारी गहरी नींद में सोई थी, बड़े ही आराम से। तभी अचानक रोहित कमरे में दाखिल हुआ। रोहित को देखते ही अलेक्जेंडर अपनी जगह से खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर को अब इस बात का डर लग रहा था कि अगर रोहित ने ऊपर अनिका की तस्वीर देख ली थी तो वो जरूर बात की खाल खींचेगा और किसी भी तरह से बूढ़े बाबा तक पहुंचकर उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। मगर अब तक अलेक्जेंडर ये भी जान चुका था कि बूढ़े बाबा को अगर उसने पकड़वा दिया हो तो हो सकता था कि बूढ़े बाबा अनिका की याददाश्त वापस लौटाने में उन्हें मदद न करे, और बूढ़े बाबा के कहने के मुताबिक सुबह जागने के बाद रिया की एक दिन की याददाश्त चली जाएगी। अलेक्जेंडर जानता था कि अगर बूढ़े बाबा की ये बात सही निकली तो अनिका की याददाश्त वापस लौटने में भी जरूर वो उन लोगों की मदद कर सकते थे। बूढ़े बाबा सच कह रहे थे या झूठ, उसके लिए अलेक्जेंडर को रिया के जागने का इंतजार करना था। और अगर सुबह जागने के बाद रिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है तो बूढ़े बाबा ने कहा था, तो फिर बेशक अलेक्जेंडर सुबह रोहित को सब कुछ सच सच बता सकता है। मगर किसी भी हालत में अलेक्जेंडर को रिया के जागने का इंतजार करना था। रोहित चेहरे से काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। रोहित ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, कुछ तो बहुत अजीब है इस हवेली में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आए हो। पता नहीं चल रहा है मैं तुम्हें क्या कहूँ और क्या करूँ तुम्हारे साथ। तुम दोनों भाइयों की इतनी भी अकल नहीं है कि इस वक्त तुम्हारी माँ की ऐसी हालत है और तुम्हारे सनी चाचू इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग इस तरह की शरारतें करने से बाज नहीं आ रहे हो। अगर रिया ने जिद की थी तो तुम दोनों को उसका भाई होने के नाते उसे समझाना चाहिए था। रिया तो बच्ची है, मगर तुम दोनों तो समझदार हो ना। बातों ही बातों में रोहित ने अपने दोनों बेटों के सामने ये बात साफ जाहिर कर दी थी कि वो किससे ज़्यादा प्यार करता था। हालांकि रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन की उम्र एक ही थी, मगर रोहित के लिए रिया अभी भी बच्ची थी और अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों बड़े हो चुके थे। हालांकि दोनों भाइयों के लिए ये बात कोई नई नहीं थी, इसीलिए रोहित की ये बात उन्हें ना तो बुरी लगी और ना ही सरप्राइजिंग। मगर अलेक्जेंडर के लिए ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि रोहित ने छत पर बनी तस्वीर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। अलेक्जेंडर ने हड़बड़ाती और अटकती हुई आवाज़ में रोहित से पूछा, डैड आपने ऊपर छत पर कुछ नहीं देखा? अलेक्जेंडर का ये अजीब सा सवाल सुनकर रोहित हैरानी से अलेक्जेंडर की ओर देखने लगा। रोहित ने अलेक्जेंडर से कहा, नहीं कुछ नहीं देखा। मगर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, नहीं मतलब मेरा मतलब है डैड आपने अच्छी तरह से छत को देखा है। अलेक्जेंडर की बातें अब और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होने लगी थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंडर उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था, और रोहित ने फिर भी अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैंने कहा ना ऊपर कुछ नहीं था। अलेक्जेंडर ने फिर से रोहित की बात पर काफ़ी बड़ा आश्चर्य जताते हुए रोहित से पूछा, आपने हर तरफ देखा? मेरा मतलब है ऊपर नीचे। अलेक्जेंडर की बात पूरी नहीं हुई थी तब रोहित ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैंने अच्छी तरह से देखा है। मैंने ही नहीं, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरी तरह से छत की छानबीन की है, कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा था।
अब चलो यहाँ से, बहुत रात हो गई है। मन तो करता है कि तुम दोनों को यहीं छोड़ दूँ और रिया को लेकर होटल चला जाऊँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि तुम दोनों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपने पापा की बातों से नाराज़ नहीं हो रहे थे, क्योंकि अब तक उन्हें आदत पड़ चुकी थी कि रोहित अपने तीनों बच्चों में सिर्फ और सिर्फ रिया से प्यार करता था। मगर अलेक्जेंडर को इस बात की हैरानी हो रही थी कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी तस्वीर छत से गायब कैसे हो गई। रोहित की बातों से साफ था कि उसने छत पर अनिका की कोई तस्वीर नहीं देखी थी, जिसका मतलब था कि बूढ़े बाबा ने इतनी बड़ी तस्वीर इतनी जल्दी छत से मिटा दी थी। कुछ देर बाद रोहित के कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके आते ही रोहित के एक सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथियों से पूछा, कोई मिला? उन साथियों ने हाफते हुए जवाब देते हुए कहा, नहीं, हमने पूरी हवेली की अच्छे तरीके से छानबीन करी है, मगर हमें हवेली के अंदर कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने हवेली के आसपास की जगह को भी अच्छी तरह से छान मारा, मगर यहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। रोहित ने फिर से रिया को अपनी बाहों में उठाते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी। बच्चों की वजह से आज तुम सबको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अलेक्जेंडर और आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित बार बार सिर्फ उन दोनों की गलती क्यों बता रहा था, जबकि रिया भी उनके साथ इस मिशन में शामिल थी। अपने आदमियों को ये कहने के बाद रोहित रिया को अपनी बाहों में लेकर बड़े ही ध्यान से कमरे से बाहर निकल गया। अलेक्जेंडर और आर्यन वहीं खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आर्यन के चेहरे पर कन्फ्यूजन थी तो अलेक्जेंडर के चेहरे पर घबराहट। धीरे धीरे दोनों भाई भी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मलबे के ऊपर पांव रखते हुए हवेली से बाहर निकल गए। जब सारे आदमी चले गए तब अचानक एक अंधेरे कमरे में दो बड़ी बड़ी जगमगाती हुई आंखें दिखाई दी। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने गुलेरिया हाउस की टूटी हुई छत से चांद की दूधिया रोशनी खंडहर बन चुके घर के अंदर पड़ रही थी। अंधेरे कमरे में जगमगाती हुई आँखें धीरे धीरे बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही थी। जब चांद की दूधिया रोशनी अंधेरे से बाहर निकलने वाले इंसान के चेहरे पर पड़ी तब चांद की दूधिया रोशनी स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर पड़ी। स्वाति मल्होत्रा बड़े ही धीमे कदमों से अंधेरे कमरे से बाहर आई और रोहित और बच्चों को घर से बाहर जाते हुए देखने लगी। जब रोहित और उसके आदमी बच्चों के साथ घर के मेन गेट से बाहर निकल गए तब स्वाति मल्होत्रा के बगल में खड़े बूढ़े बाबा ने स्वाति मल्होत्रा से कहा, बच्चे सचमुच बहुत तेज़ हैं। आज तक हमें दुनिया की बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं पकड़ पाई, मगर आज तो बच्चों के हाथों हमें रंगे हाथों पकड़े जाते। बूढ़े बाबा की बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्वाति मल्होत्रा मन ही मन शायद ये सोच रही थी कि आखिर तीनों बच्चे स्वाति मल्होत्रा के नवासे और नवासी थे। अपने बच्चों पर प्राउड फील करते हुए स्वाति मल्होत्रा ने बूढ़े बाबा जी की ओर मुड़कर कहा, तुम देख लेना, एक दिन अगर इस दुनिया को कोई बदलेगा तो ये तीनों बच्चे ही होंगे जो इस दुनिया को ज़्यादातर बेहतर रहने लायक जगह बनाएंगे। स्वाति मल्होत्रा की बात सुनकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बूढ़े बाबा भी समझ रहे थे कि नानी माँ अपने नवासी और नवासों के ऊपर काफ़ी गर्व महसूस कर रही थी। बूढ़े बाबा ने स्वाति मल्होत्रा की ओर देखकर कहा, रिया बिटिया तो बिल्कुल आप ही के जैसी दिखती हैं। वही नाक, वही आंखें, बिल्कुल आप ही का चेहरा मिला है आपकी बेटी और आपकी नवासी को। स्वाति मल्होत्रा अपने हाथ पर हाथ रखकर छत की ओर जाने लगी। बूढ़े बाबा धीरे धीरे स्वाति मल्होत्रा का पीछा करते हुए छत पर जा पहुँचे। छत से स्वाति मल्होत्रा को दिखाई दे रहा था कि किस तरह रोहित की गाड़ियों का पूरा काफिला अंधेरे रास्ते से होता हुआ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की तरफ निकल रहा था। रोहित के काफिलों को दूर जाते हुए देखकर स्वाति मल्होत्रा ने चांद की दूधिया रोशनी की ओर देखा और बूढ़े बाबा से कहा, आज पहली बार मैंने अपने नवासों को और नवासी को इतने करीब से देखा है। इतने सालों से अपने परिवार से दूर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि परिवार का प्यार क्या होता है, मगर आज इतने सालों बाद जब पहली बार मैंने बच्चों की आवाज़ सुनी, उन्हें इतने करीब से देखा तो ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच बहुत कुछ खो दिया है। दुनिया को बचाने के चक्कर में मैं अपनी दुनिया जला बैठी। हालांकि स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर अब भी मुस्कान नजर आ रही थी, मगर बूढ़े बाबा अच्छी तरह से जानते थे कि ज़िंदगी में शायद ये पहली बार था जब स्वाति मल्होत्रा ने अपने परिवार को मिस करने की बात कही थी। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर बूढ़े बाबा का सर झुक गया। बूढ़े बाबा ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपनी आवाज़ धीमी करते हुए स्वाति मल्होत्रा से पूछा, मैडम, लेकिन कब तक ये सब चलता रहेगा? क्या सचमुच अनिका बेटी की याददाश्त वापस कभी नहीं आएगी?
क्या सचमुच ऐसी कोई दवाई है जो उनकी याददाश्त वापस ला सकती है? बूढ़े बाबा का सवाल सुनकर स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा की ओर देखकर बस मुस्कुराने लगी। बूढ़े बाबा समझ गए थे कि स्वाति मल्होत्रा इस बात का जवाब नहीं देने वाली थी, मगर बूढ़े बाबा ये भी जानते थे कि जो औरत ऐसी दवाई बना सकती है जिसे लेने से इंसान अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो सकता है, तो ज़रूर स्वाति मल्होत्रा के पास ऐसी भी कोई दवाई होगी जिससे पुरानी दवाई का असर पूरी तरह से मिट जाए। स्वाति मल्होत्रा ने इस बात का जवाब देते हुए बूढ़े बाबा से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरी बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी याददाश्त। अगर उसे पता चल जाता है कि V16 पाउडर उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है तो एक न दिन ये बात ज़रूर किसी और तक पहुँचेगी, चाहे वो उसका अपना करीबी ही क्यों न हो। मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दुनिया पर कब्जा करने की लालच में अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं। कौन कब रंग बदल देगा ये कहा नहीं जा सकता। स्वाति मल्होत्रा की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, क्या आपको रोहित मारवा पर शक है? बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा कुछ देर तक बूढ़े बाबा को देखती रही। कुछ देर के बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद स्वाति मल्होत्रा ने बूढ़े बाबा से कहा, मैंने कहा ना तुमसे, दुनिया पर कब्जा करने की लालच ही इंसान को शैतान बना देती है, और शैतान किसी का रिश्तेदार नहीं होता। न वो किसी से प्यार करता है और न ही किसी से नफरत करता है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, दुनिया पर कब्जा। और एक बात हमेशा याद रखना, सतयुग और कलयुग में सिर्फ एक ही फ़र्क है। सतयुग में सज्जन ज़्यादा थे और दुर्जन कम थे, और कभी भी कोई दुर्जन सज्जन बन सकता था। और कलयुग में ठीक उसका उल्टा है। कलयुग के दौर में दुर्जन ज़्यादा हैं और सज्जन कम, मगर हाँ, कभी भी कोई भी सज्जन दुर्जन बन सकता है। सदियों से चलती आ रही सच्चाई और बुराई के बीच की जंग में आने वाले वक्त में कौन आगे रहता है, ये देखने वाली बात है। एक के बाद एक रोहित की गाड़ियों का काफिला होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के अंदर दाखिल होने लगा। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में रोहित और रोहित के परिवार की राह देख रहे लोगों के चेहरे पर राहत नजर आने लगी। जब उन्होंने देखा कि रोहित तीनों बच्चों को सही सलामत सुरक्षित होटल वापस लेकर आया था, होटल का सिक्योरिटी स्टाफ और साथ साथ रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स नज़र आ रहे थे, मानो जैसे वो लोग काफ़ी देर से मन ही मन रोहित के बच्चों की सेफ्टी की प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही कार होटल के मेन एंट्रेंस पर आकर रुकी, रोहित ने रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे होटल के अंदर ले जाने लगा। होटल में देश विदेश से आए स्टाफ में अब तक ये बात फैल चुकी थी कि रोहित मारवा के तीनों बच्चे गायब थे। विदेशी मूल के मेहमान जो अभी भी होटल की लॉबी में और कॉफ़ी शॉप में अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि तीनों बच्चे सही सलामत और सुरक्षित वापस आ गए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी राहत की सांस ली। जैसे ही अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों होटल के अंदर दाखिल हुए, कुछ विदेशी टूरिस्ट ने क्लैप करना शुरू किया। देखते ही देखते होटल की लॉबी में खड़े सभी लोग तालियां बजाकर बच्चों का स्वागत करने लगे। ये देखकर आर्यन और अलेक्जेंडर का सर शर्म से ज़्यादा झुक गया। वो जानते थे कि ये तालियां रोहित को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी। रोहित रिया को लेकर सीधा प्रेसिडेंशियल शूट के लिए अलॉट की हुई स्पेशल एलिवेटर के पास जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने एक बार भी मुड़कर आर्यन और अलेक्जेंडर की ओर नहीं देखा। आर्यन और अलेक्जेंडर रोहित के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ धीरे धीरे लिफ्ट के पास आकर रोहित के पीछे खड़े हो गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, रोहित रिया को लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। रोहित ने एक नज़र भी आर्यन और अलेक्जेंडर की ओर नहीं देखा। वो समझ गए थे कि उनके पापा उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, इसलिए चुपचाप वो अपने पापा के पीछे लिफ्ट के अंदर चले गए। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो जानते थे कि रोहित की चुप्पी इस वक्त तूफान के आने से पहले वाली शांति की तरह थी। दोनों भाई अब तक ये जान चुके थे कि रोहित बस सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने दोनों को कुछ नहीं कहना चाहता था, मगर अकेले में रोहित उनकी क्या हालत करने वाला था उसका अंदाज़ा दोनों भाइयों को हो चुका था। जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंशियल शूट के बाहर आकर रुकी, तब रिया को अपने हाथों में पकड़े रोहित ने लिफ्ट से बाहर आते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यहाँ सब कुछ ठीक है ना? सिक्योरिटी गार्ड ने भी रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ सर, मैडम अंदर ही हैं। मुझे नहीं लगता कि मैडम अब तक जागी हैं। रोहित ने एक राहत की सांस लेते हुए अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड से कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों के गायब होने की बात अनिका को नहीं पता चलनी चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। रोहित का ऑर्डर मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपना पाँव जोर से ज़मीन पर पटका और रोहित को सैल्यूट करते हुए कहा, नहीं पता चलेगी सर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मैडम को ये नहीं बताएंगे। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन का सर और भी ज़्यादा शर्म से झुक गया था। अपने हाथों में रिया को पकड़े रोहित ने अपना एक हाथ डिजिटल स्क्रीन पर रखा। जैसे ही रोहित ने अपना हाथ डिजिटल स्क्रीन पर रखा, दरवाज़ा अनलॉक हुआ और रोहित रिया को लेकर अंदर चला गया। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनका डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अकेले में अपने डैड को कैसे फेस करेंगे, मगर वो जानते थे कि अंदर जाने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे आर्यन और अलेक्जेंडर रोहित के पीछे प्रेसिडेंशियल शूट में चले गए और उन्होंने मेन डोर बंद कर दिया। जब गार्ड्स ने देखा कि प्रेसिडेंशियल शूट का दरवाज़ा बंद हो गया था तो फिर से सारे गार्ड्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रहे थे, मगर तभी प्रेसिडेंशियल शूट का दरवाज़ा फिर से एक बार खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, सारे गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और अटेंशन मोड में आ गए। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन का हाथ पकड़कर रोहित बाहर आया और अपने चीफ सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाकर कहने लगा, आज के बाद अगर ये दोनों तुमसे कुछ भी कहें तो तुम्हें इन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों मेरी इजाज़त के बिना प्रेसिडेंशियल शूट के दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखेंगे। रोहित की बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने गुस्से से आर्यन और अलेक्जेंडर की ओर देखा, जैसे मन ही मन वो कह रहा था कि बच्चों ने उसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया था। ट्रेजर हंट के गेम के बारे में बात करके तीनों बच्चों ने एक एस्केप प्लान बनाया था, और आज अगर रोहित ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती और ये बात गैस नहीं की होती कि बच्चे कहाँ गए थे, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। सबकी नौकरियों के साथ साथ सबके परिवार के फ्यूचर जुड़े थे, जो इन बच्चों की एक छोटी सी शरारत की वजह से अंधेरे में पड़ सकते थे। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने रिया के साथ खतरनाक मिशन पर जाने की बात सिर्फ इसलिए मानी थी क्योंकि वह अपनी बहन की मानसिक स्थिति बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, और कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर को इस बात की राहत भी थी कि आर्यन और अलेक्जेंडर जो सोच रहे थे वह गलत था और उनकी बहन सही थी। रिया की मानसिक हालत बिगड़ी नहीं थी, बल्कि रिया जो भी कह रही थी वह सब सच था, जिसका खुलासा पुराने गुलेरिया हाउस पर जाने के बाद ही हुआ था। मगर दोनों भाई एक बहुत बड़े जाल में फंस गए थे। अपनी बहन की बात मानने पर उन्हें कोई अफसोस नहीं था, मगर अब रोहित ने तीनों बच्चों को रंगे हाथ पकड़ लिया था, और अलेक्जेंडर और आर्यन अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। रोहित के गुस्से का सैलाब पूरी तरह से अलेक्जेंडर और आर्यन पर निकलने वाला था। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रोहित ने फिर से अलेक्जेंडर और आर्यन को पकड़ा और प्रेसिडेंशियल शूट के अंदर चला गया। इस बार जब प्रेसिडेंशियल शूट का दरवाज़ा बंद हुआ, तब बाहर खड़े गार्ड्स भी समझ गए थे कि अंदर अलेक्जेंडर और आर्यन की क्या हालत होने वाली थी। रिया को आराम से बेड पर सुलाने के बाद रोहित अपनी कमर पर हाथ रखकर कुछ देर के लिए अपनी बेटी रिया को देखने लगा। तेज कदमों से अलेक्जेंडर और आर्यन जैसे ही प्रेसिडेंशियल शूट के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंशियल शूट में हर तरफ अंधेरा था। इसका मतलब साफ था कि अनिका जागी नहीं थी। अलेक्जेंडर और आर्यन खामोश खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी प्यारी सी गुड़िया को नींद में इस तरह सोया हुआ देखकर रोहित ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। उसके दिल की धड़कन अब थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। रोहित के चेहरे पर अब सुकून दिखाई पड़ रहा था। रिया को रोहित बड़े ही ध्यान से देख रहा था। रोहित रिया के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया था, ये बात हर कोई जानता था। रोहित को ये भी याद था कि जब वो और अनिका मिले नहीं थे, उस वक्त कैसे आर्यन रोहित के पास रहता था, पर हर दम आर्यन डरा सहमा सा रहता था। वो रोहित के साथ भी उस तरह कंफर्टेबल नहीं था जिस तरह इस वक्त रिया रोहित के साथ हो गई थी। रिया अपने पापा की प्रिंसेस बन चुकी थी। बहुत ही कम वक्त में रोहित और रिया एक दूसरे से घुल मिल गए थे। सब लोग जानते थे कि रोहित रिया को अपने सर आंखों पर बिठा कर रहता था। रोहित इस वक्त बैठकर रिया को देख रहा था और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रिया फिर से अपने घर पर बिल्कुल उसी प्रिंसेस की तरह वापस लौट गई थी, जिस तरह की प्रिंसेस उनके पापा ने उसे बना कर रखा था। बेडरूम से बाहर निकलने के बाद रोहित सीधे अपने बेडरूम के पास गया और बड़े ही आराम से बेडरूम का लॉक खोला। जब थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर रोहित ने अंदर झांक कर देखा तो अनिका भी बड़े ही आराम से सो रही थी। अनिका को गहरी नींद में देखकर रोहित मुस्कुरा उठा। वो बस अब चाहता था कि रोहित को उसकी अनिका मिल जाए। अनिका को प्यार और सुकून से सोता देख रोहित उसके पास गया। इसके बाद रोहित ने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा, जैसे वो मन ही मन ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रहा था कि कुछ देर पहले जिस रोहित को अपने परिवार की पूरी तरह से बिखर जाने का डर था, वो परिवार फिर से एक साथ एक छत के नीचे बिल्कुल सुरक्षित था। अलेक्जेंडर और आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा के साथ क्या बात करें। वो हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं आर्यन के दिल में काफ़ी देर से ये बात भी चल रही थी कि आखिर पुराने गुलेरिया हाउस में जाने के बाद रिया और अलेक्जेंडर के साथ क्या हुआ था। रोहित ने जब पीछे मुड़कर अपने दोनों बेटों की ओर देखा तो अचानक ही रोहित की नज़रें देखते ही अलेक्जेंडर और आर्यन के पांव अपने आप पीछे चले गए। ये देखकर रोहित को थोड़ा अजीब लगा। अलेक्जेंडर और आर्यन कहीं ना कहीं डर गए थे। ये बात रोहित ने भांप ली थी।
रोहित को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। भले ही रोहित रिया के साथ ज़्यादा क्लोज था, मगर कहीं ना कहीं रोहित अपने दोनों बेटों को भी उतना ही मानता था। रोहित को थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि उसे दोनों बेटों से बात करनी चाहिए। आर्यन, अलेक्जेंडर, यहाँ आओ, तुम दोनों, मुझे कुछ बात करनी है। इतना कहने के बाद रोहित शांति से खड़ा हो गया। रोहित ने देखा कि दोनों बच्चे अभी भी घबराए हुए थे। ये देख रोहित टेरेस बालकनी की ओर गया। टेरेस बालकनी की ओर जाकर रोहित ने इशारा करके अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों को अपने पास बुलाया। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे थे। वो लोग सोच रहे थे कि रोहित उनके साथ क्या करने वाला है। तभी अलेक्जेंडर ने इशारे से आर्यन को देखा और उससे इशारे में पूछा कि आखिर अब क्या होगा, आखिर क्या बात करेगा रोहित। आर्यन खुद पहले से ही डरा हुआ था। उसे यही लग रहा था कि आज उसे और अलेक्जेंडर को बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। तभी अलेक्जेंडर ने इशारे से आर्यन को टेरेस गार्डन की ओर जाने को कहा। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने पापा के पास टेरेस गार्डन में गए। रोहित ने तभी रेलिंग पर हाथ रखते हुए बड़ी ही धीमी आवाज़ में अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, अब बताओ मुझे, क्यों गए थे तुम लोग वहाँ पर? आखिर क्या चल रहा था तुम्हारे मन में? रोहित के इस सवाल को सुनकर दोनों भाई डर गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के हाथ पांव कांप रहे थे। दोनों को खामोश देखकर रोहित ने फिर से कहा, बताओ, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तभी अलेक्जेंडर ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, मैंने कहा ना आपसे डैड, हम लोग वहाँ रिया की ज़िद पूरी करने के लिए गए थे। इससे पहले कि अलेक्जेंडर अपनी बात आगे बढ़ा पाता, रोहित की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। रोहित ने पीछे मुड़कर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, बंद करो बार बार रिया का नाम लेना और बताओ मुझे, तुम लोग वहाँ पर क्यों गए थे और तुम्हें वहाँ क्या पता चला है? ये सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन डर कर 2 कदम पीछे हट गए। रोहित की बात सुनकर अलेक्जेंडर हैरान रह गया था। अलेक्जेंडर बार बार आर्यन की ओर देख रहा था। वो आर्यन से आंखों ही आंखों में पूछ रहा था कि वो अब क्या कहे, क्योंकि रोहित को अलेक्जेंडर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अब अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इस पूरे मामले में रिया को बाहर क्यों रख रहा था और सिर्फ हर इल्ज़ाम अलेक्जेंडर और आर्यन पर क्यों डाल रहा था। ये बात अलेक्जेंडर को कहीं ना कहीं बुरी लग रही थी, पर वो अपने मन ही मन रोहित से नहीं कह सकता था। वहीं अलेक्जेंडर को इस बात से भी हैरानी हो रही थी कि रोहित को कैसे पता चला कि अलेक्जेंडर वहाँ किसी से मिला था। तभी अलेक्जेंडर ने मन में कुछ सोचा। अलेक्जेंडर बात बनाते हुए टकती हुई और डराती हुई आवाज़ में रोहित से कहने लगा, कोई नहीं था डैड, मैंने आपसे कहा ना कि। अलेक्जेंडर आगे कहता, इतने में अलेक्जेंडर की बात बीच में काटते हुए रोहित ने कहा, बहाना मत बनाओ अलेक्जेंडर तुम। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि। इससे पहले कि रोहित अपनी बात कह पाता, रोहित को एहसास हुआ कि वो कितनी ज़ोर से बातें कर रहा था। रोहित को डर था कि कहीं उसकी आवाज़ सुनकर रिया और अनिका जाग न जाएं। इसलिए फिर से अपनी आवाज़ कंट्रोल में करते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर रोहित ने कहा, क्या तुम लोग जानते भी हो कि तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे? अब तुम दोनों छोटे नहीं रहे। तुम्हें पता है कि हमारा ख़ानदान कितना बड़ा ख़ानदान है और हमारे ख़ानदान के कई सारे दुश्मन हैं। अगर आज तुम तीनों किसी दुश्मन के हाथ लग गए होते तो तुम्हें पता है क्या होता। हालांकि आर्यन और अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानते थे कि वो पूरी तैयारी के साथ बाहर निकले थे। ना तो कोई उन्हें पहचान पाता और ना ही उन्हें किसी बात का कोई खतरा था, मगर ये बात तो रोहित को नहीं समझा पाते। ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त रोहित की डांट खा लेना और रोहित की हाँ में हाँ मिलाना ही उन दोनों को सही लगा। रोहित ने अपना दांत कचकचाते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, मेरी मजबूरी है कि मैं ये बात अनिका से भी नहीं कह सकता। तुम्हारी माँ की हालत अभी बहुत नाजुक है। अगर ये सारी बातें उसे पता चलेंगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग शरारत करने में इतने आगे निकल जाओगे कि अपनी बहन की जान की परवाह भी नहीं करोगे। अलेक्जेंडर और आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा था। दोनों भाई अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे और बहन की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते थे, मगर इस वक्त अपनी बेटी से बहुत प्यार करने वाले बाप की नज़रों में दोनों भाई एक बहुत बड़े विलेन थे। इसलिए अलेक्जेंडर और आर्यन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। रोहित ने फिर से अपनी आवाज़ धीमी करते हुए आर्यन और अलेक्जेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ अंदर जाकर सो जाओ और याद रहे सुबह तुम्हारी मम्मा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा समझना कि आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आई ही नहीं थी। सब कुछ भूल जाना। अब जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अगर पता चला है कि मेरी इजाज़त के बिना तुम लोगों ने इस कमरे से बाहर कदम रखा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित की डांट सुनने के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन जल्दी से अपने बेडरूम के अंदर चले गए और बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब बेडरूम का दरवाज़ा बंद होते ही दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली।
दोनों भाइयों ने सोचा नहीं था कि वो दोनों इतनी आसानी से रोहित की सज़ा से छूट जाएंगे, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मजबूर था, क्योंकि उसे ये बात अनिका से छुपानी थी। वहाँ रोहित अपने बेडरूम में दाखिल होने के बाद कुछ देर तक बिस्तर के पास खड़ा अनिका को देखता रहा, जैसे वो मन ही मन अनिका से माफ़ी मांग रहा हो कि वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी देने में नाकाम रहा था। साथ ही साथ रोहित के चेहरे पर इस बात की राहत भी थी कि उसका परिवार फिर से एक हो चुका था। रोहित की ज़िंदगी में एक के बाद एक ऐसे मोड़ आए थे जब हर पल उसे इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसका परिवार फिर से बिखर न जाए। रोहित ने कुछ सालों पहले सोचा भी नहीं था कि रोहित का इस तरह का परिवार भी बन सकता है। हमेशा ही अकेला रहने वाला रोहित जब से अनिका से मिला था तब से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। हमेशा ही बिजनेस के कामों में व्यस्त रहने वाला रोहित परिवार और परिवार के प्रति इंसान की फीलिंग्स कभी समझ नहीं पाया था, मगर जब से अनिका रोहित की लाइफ में आई थी, रोहित को हर रिश्ते की कीमत समझ में आने लगी थी। खास करके तब बात अनिका और रोहित के तीनों बच्चों से जुड़ी थी। रोहित ने बड़े ही ध्यान से और संभल कर बेडरूम में अपने कदम आगे बढ़ाए और चुपचाप अनिका के बगल में जाकर सो गया। वहाँ बच्चों के बेडरूम में दोनों भाई बड़े ही ध्यान से अपनी बहन रिया को देख रहे थे। रिया गहरी नींद में सोई हुई थी। वहीं अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन के मन में इस वक्त कई तरह के सवाल उठ रहे थे। आर्यन को अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए अपने भाई को रिया से कुछ दूर ले जाकर अलेक्जेंडर ने एक स्टडी टेबल का लैंप ऑन कर दिया। स्टडी टेबल के बगल में दोनों भाई एक एक चेयर पर बैठ गए। आर्यन भी अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर को आर्यन का हर सवाल पता था, इसलिए सवाल पूछने की उसे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आर्यन के मन के सारे सवाल पढ़ते हुए अलेक्जेंडर ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि अंदर क्या क्या हुआ। वो सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ, मगर ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। मम्मा पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद एक एक करके अलेक्जेंडर आर्यन को वो सारी बातें बताने लगा जो अलेक्जेंडर और रिया ने उस पुरानी हवेली के अंदर जाकर देखा था। बूढ़े बाबा के बारे में जब आर्यन ने सुना तो वो चौंक गया। छत पर बनी अनिका की तस्वीर, बूढ़े बाबा का बर्ताव, वो कैसे दिखते थे, वो क्या बात करते रहे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, सारी बातें सुनी तो आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई बहन इतनी बहादुरी से अंदर एक अनजान आदमी के सामने डटे रहे थे। फिर आखिरकार अलेक्जेंडर ने आर्यन को उस टैबलेट के बारे में बताया जो रिया को दी गई थी। अलेक्जेंडर ने आर्यन को यह भी बताया कि किस तरह हवेली में मिले उस बूढ़े आदमी ने यह वादा किया था कि वो अनिका की याददाश्त वापस लाने में उनकी मदद करेगा। अलेक्जेंडर की ये सारी बातें सुनकर आर्यन काफ़ी हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था कि वो आदमी लोगों की नज़रों से दूर रहकर इस तरह के आविष्कार करता था और दुनिया के सामने नहीं आना चाहता था। ये बातें आर्यन को कुछ हजम नहीं हो रही थी, मगर आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर को आर्यन को झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब अलेक्जेंडर ने यह कहा कि वह बूढ़ा आदमी अनिका की याददाश्त वापस लाने में बच्चों की मदद कर सकता था, तो आर्यन की आंखों में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। अब दोनों भाइयों को बस इसी बात का इंतज़ार था कि कब सुबह हो और कब रिया अपनी आंखें खोले। अनिका की याददाश्त वापस आने का सबसे पहला पड़ाव था रिया का एक दिन की याददाश्त का खो जाना, मगर इसके लिए अभी दोनों भाइयों को और इंतज़ार करना था। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मनाली में तो सूरज की पहली किरण उगते ही पक्षियों की चहल पहल शुरू हो गई। ठंड का मौसम था, आसपास की वादियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से सुबह सुबह मनाली का नज़ारा देखते ही बनता था। आसमान में सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। उन हवा के झोंकों से पेड़ों की पत्तियां बड़ी ही खूबसूरती से लहरा रही थी। सूरज की रोशनी ने मनाली में गुजरी भयानक रात के हर लम्हे को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। हर तरफ रोशनी फैली थी, जिसकी वजह से रात के अंधेरे से डरे सहमे लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे। तभी मनाली शहर के बीचों बीच बने एक छोटे से मकान में अपने बिस्तर पर जैसे ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी आंखें खोली, वो अपने सामने अपनी पत्नी का चेहरा देखकर चौंक गए। इंस्पेक्टर गैरीवाल झटके से अपने बिस्तर से उठे और अपना सिर खुजाते हुए यहाँ वहाँ देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो उस वीरान बंगले से अपने घर के बिस्तर पर कैसे पहुँचे थे। इस वक्त इंस्पेक्टर गैरीवाल पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे थे। उनके मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उनके साथ पिछली रात को क्या हुआ था। इंस्पेक्टर गैरीवाल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड लग रहे थे। वहीं उनकी बीवी उन्हें गुस्से से घूर घूर कर देख रही थी। उनकी बीवी के हाथों में नींबू पानी का गिलास
और दूसरे हाथ में बेलन। इस वक्त इंस्पेक्टर गैरीवाल को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नज़र आ रही थी। इंस्पेक्टर गैरीवाल को अपनी पत्नी के रूप में यमराज नज़र आ रहे थे। इंस्पेक्टर गैरीवाल का सर कुछ ज़्यादा ही भारी भारी लग रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था। वो यही सोच रहे थे कि पिछली रात जब वो कमरे की चौखट तक पहुँचे और ये देखने के लिए आगे बढ़े कि कमरे के अंदर कौन मौजूद था, अचानक उनके सिर पर जोर से वार हुआ और वो बेहोश हो गई। मगर आँख खुलते ही जब उन्होंने अपने आप को अपने बिस्तर पर अपनी बीवी के सामने देखा तो इंस्पेक्टर गैरीवाल हैरान रह गए। इससे पहले कि वो अपनी बीवी से पूछते कि वो घर कैसे आए, उनकी बीवी ने उन्हें बेलन दिखाते हुए कहा, कल फिर पी कर आए थे तुम्हारे पीने की कोई लिमिट ही नहीं रही है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं खुद जाकर तुम्हारे कमिश्नर से तुम्हारी शिकायत कर दूं कि ऑन ड्यूटी तुम कितना पीते हो। इंस्पेक्टर गैरीवाल की समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बीवी उनसे किस तरह से बातें क्यों कर रही थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गैरीवाल अपनी बीवी को कुछ कहते, उनकी बीवी ने इंस्पेक्टर गैरीवाल की उंगलियों पर धीरे से बेलन मारते हुए कहा, खबरदार, आज के बाद अगर तुमने शराब को हाथ भी लगाया है तो मैं तो तुमसे एकदम तंग आ चुकी हूँ। तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी इस आदत से तुम्हारे हवलदारों के सामने कितनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल ने आगे कहा, और एक बात और, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब तुम नशे की हालत में धुत होकर किसी के कंधे पर सवार होकर आते हो उस वक्त तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अपनी बीवी की ये बातें सुनकर इंस्पेक्टर गैरीवाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। पिछली रात उन्होंने शराब की एक बूंद भी नहीं पी थी, फिर भी उनकी बीवी इस तरह से बातें क्यों कर रही थी। मगर इससे पहले कि इंस्पेक्टर अपनी बीवी को सच्चाई बताने जाए, उनकी बीवी ने फिर से हवा में बेलन लहराते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, ये नहीं कि ड्यूटी खत्म हो जाए तो जल्दी घर पर आ जाओ और घर के किसी काम में हाथ बटा दो, मगर नहीं, ड्यूटी खत्म होने के बावजूद अपनी उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ पता नहीं रात रात भर कहाँ घूमते रहते हो और ना जाने क्या करते रहते हो। अरे क्या रखा है उस औरत में जो दिन रात उसके साथ घूमते रहते हो, और अगर इतना ही प्यार करते हो उसे तो मुझे और बच्चों को छोड़ क्यों नहीं देते, उसके साथ घर क्यों नहीं बसा लेते। इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आज सुबह सुबह उनके साथ क्या हो रहा था। एक तरफ उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो अचानक ही उस गुमनाम बंगले से अपने घर पर कैसे पहुंचे थे, और दूसरी तरफ उनकी बीवी उन्हें इस तरह से धमकाए जा रही थी जैसे उन्होंने सचमुच बाहर किसी के साथ अफेयर कर लिया था और रंगे हाथों पकड़े गए थे। इंस्पेक्टर गैरीवाल को अपना सर बहुत भारी लग रहा था। सर खुजाते हुए वो बस मन ही मन ये सोचने लगे कि क्या ऐसी कोई बात थी जो वो भूल रहे थे। दिमाग पर जोर लगाने की वजह से इंस्पेक्टर गैरीवाल की पत्नी को ऐसा लग रहा था जैसे नशे के हैंगओवर की वजह से इंस्पेक्टर गैरीवाल के साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसलिए अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर आगे बढ़ाते हुए उनकी पत्नी ने कहा, अब ये लो नींबू पानी पियोगे तो नशा थोड़ा सा कम हो जाएगा। पता नहीं मेरी माँ ने भी क्या देखकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। कहा लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में है, गुंडे बदमाशों चोर उचक्कों और शराबियों से तुम्हारी हिफाजत करेगा, मगर मेरी माँ को क्या मालूम था कि जिसे वो रक्षक समझती थी वो खुद ही भक्षक निकलेगा। अरे अब मुझे कोई बताएगा कि इस शराबी से बचने के लिए मैं कहाँ रिपोर्ट लिखवाने जाऊँ। नींबू पानी पीने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी पत्नी से कहा, अरे चुप हो जाओ, मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो। अरे तुम जानती नहीं कल रात को। इससे पहले कि इंस्पेक्टर अपनी बात आगे बढ़ा पाते तभी उनकी पत्नी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कल रात को तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। पूरी की पूरी शराब की बोतल खाली कर दी थी तुमने। ये तो भला हो राम सिंह का जो अपने कंधों पर तुम्हें उठाकर यहाँ पर पटक गया, वरना पड़े होते किसी अंधेरी गली में सुबह तक, और अगर लोगों की नज़रों में आ जाते तो पता नहीं कितनी बेइज्जती करवाते। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर की पत्नी ने कहा, अरे जरा तो शर्म करो, तो बच्चों के बाप हो तुम, परिवार की जिम्मेदारियां हैं तुम पर, और तो और इतने बड़े पुलिस वाले हो। अगर इस तरह वर्दी में नशे की हालत में धुत लोगों ने तुम्हें देख लिया तो क्या सोचेंगे लोग पुलिस वालों के बारे में। किस पर भरोसा करके चैन की नींद सोएंगे आम लोग। तभी मैं सोचूं आजकल मनाली में चोरी चकारी के किस्से इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। अरे बढ़ेंगे ही जब शहर के दरोगा ही पी पी के गली के किनारे पर पड़े होते हैं तो चोर तो बेखौफ घूमेंगे ही। वहाँ इंस्पेक्टर गैरीवाल की पत्नी एक के बाद एक इंस्पेक्टर गैरीवाल को ताने सुना रही थी। वहीं इंस्पेक्टर गैरीवाल ये जानना चाहते थे कि पिछली रात उनके साथ क्या हुआ था, और अगर राम सिंह उन्हें घर छोड़ गया था तो वो राम सिंह को कॉल लगाकर पूछना चाहते थे कि आखिर जब इंस्पेक्टर गैरीवाल बेहोश थे तो उनके साथ क्या हुआ था।
इंस्पेक्टर गैरीवाल अपने बिस्तर पर अपना फ़ोन ढूंढ रहे थे। तभी उनकी बीवी ने चार्जिंग से उनका फ़ोन निकालकर उनके सामने पटकते हुए कहा, ये लो, पता नहीं सुबह सुबह उस लेडी इंस्पेक्टर के साथ बात किए बिना तुम्हारी चाय तुम्हारे गले से नहीं उतरती। इंस्पेक्टर गैरीवाल की समझ में नहीं आ रहा था कि खामखा उनकी पत्नी उन पर इतना शक क्यों कर रही थी, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। मगर इंस्पेक्टर गैरीवाल इस वक्त अपनी पत्नी को कोई सफाई देने के मूड में नहीं थे। वो जानना चाहते थे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जैसे ही अपना फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा, तुरंत राम सिंह का नंबर डायल करते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल घर के आंगन में चले गए। कुछ देर रिंग बजने के बाद राम सिंह ने इंस्पेक्टर गैरीवाल का कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही राम सिंह ने इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, गुड मॉर्निंग साहब, कैसी रही आपकी सुबह? मुझे पता है आपका सर बहुत भारी होगा। राम सिंह की बात तो सही थी। इंस्पेक्टर गैरीवाल का सर सचमुच बहुत चकरा रहा था, मगर इंस्पेक्टर गैरीवाल जानते थे कि उनका सर चकराने की वजह शराब नहीं बल्कि किसी के किए हुए जोर के हमले की वजह से थी। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने आंगन में आकर दबी हुई आवाज़ में राम सिंह से पूछा, अरे राम सिंह, कल रात को क्या हुआ था? इंस्पेक्टर गैरीवाल के बात सुनते ही राम सिंह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए राम सिंह ने कहा, अरे साहब, आपको कहाँ से याद होगा कि कल रात को आपके साथ क्या हुआ था? कल तो आपने हद ही कर दी। अगर साहब पीना ही था तो 2 घूंट मुझे भी पिला देते। मैं तभी सोचूं कि अचानक आपको उस बंगले में जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। मगर कमाल का स्टामिना है साहब आपका, एक साथ पूरी की पूरी बोतल गटक गए। राम सिंह की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने कहा, बकवास बंद करो राम सिंह, मैंने कोई शराब को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे बताओ, कल रात को उस बंगले में क्या हुआ था? राम सिंह ने फिर से हंसते हुए इंस्पेक्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, वाह साहब, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। खैर, आप बड़े अफसर हैं, आपके साथ मैं कैसे बहस कर सकता हूँ। आप अकेले बंगले के अंदर चले गए और मैं वहीं गेट पर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा था। फिर अचानक ही मैंने ऊपर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ सुनी, इसलिए मैं दौड़कर ऊपर आया। कुछ देर तक तो मैंने किसी को ढूंढ नहीं पाया। अब मैं सोचूं कि आप अगर बंगले के अंदर गए थे तो बंगले के अंदर से गायब कहाँ हुए? पूरा बंगला छान मारा मगर आप कहीं नज़र नहीं आ रहे थे मुझे। इतना कहने के बाद राम सिंह ने आगे कहा, फिर एक बार के लिए मुझे लगा कि ज़रूर हो ना हो उस भूतिया बंगले में कोई भूत प्रेत आपको निगल गया है। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए ये सोच सोच कर कि आपके साथ आखिर क्या हुआ था। मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा और उस बंगले की छत पर एक कोने में दुबक कर बैठा रहा। फिर अचानक ही मुझे कांच की बोतल गिरने की आवाज़ आई। मैं डर गया। मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि इस तरह पूरी रात वहाँ पर मैं अकेले नहीं गुजार सकता था। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए मैं छत से नीचे उतर कर सीढ़ियों से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी वक्त मुझे सुखबीर का कॉल आया। उसने बताया कि जीप हमें लेने वापस पहुंच चुकी है। मैंने सुखबीर से कहा कि आपको भूतों ने निगल लिया है। सुखबीर भी यह बात सुनकर डर गया। सुखबीर अपने साथ 2-3 और हवलदार के साथ जीप लेकर उस बंगले के गेट के पास आया और फिर हमारे 2-3 साथी बंगले के अंदर हाथ में टॉर्च लेकर पहुंच गए। जब हमारे 3-4 साथी मेरे साथ आए तो थोड़ी सी हिम्मत मुझ में भी आ गई। मैंने सोचा कि एक बार फिर से बंगले में देख लेते हैं, कहीं आप मिल ही जाओ। और ठीक वहीं हुआ। एक कमरे में एक बिस्तर पर आप बिल्कुल आराम से पड़े थे और आपके बगल में शराब की बोतल खाली पड़ी नजर आ रही थी। सामने टीवी पर रंगीन प्रोग्राम चल रहा था, जिसे देखकर हम समझ गए कि आप जानबूझकर उस लड़की को हमारे साथियों के साथ अस्पताल भेजकर यहाँ पर अलग ही प्रोग्राम बनाने के मूड से आए थे। इंस्पेक्टर गैरीवाल ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गए। इंस्पेक्टर गैरीवाल जानते थे कि ये सब कुछ सच नहीं था, मगर ये वक्त राम सिंह को समझाने का नहीं था। इंस्पेक्टर ने राम सिंह से कहा, 1 मिनट, वहाँ पर तुम्हें और कोई नज़र नहीं आया? मेरा मतलब है मेरे अलावा कोई और वहाँ पर था? इंस्पेक्टर गैरीवाल की ये बात सुनकर राम सिंह ने जवाब देते हुए कहा, अरे साहब, इस भूतिया बंगले में सालों से कोई नहीं दिखा। वो कल क्या दिख जाता? साहब एक बात कहूँ, ज़रा कंट्रोल में पिया कीजिए। पूरी की पूरी बोतल खाली कर चुके थे आप, और आप जानते नहीं, आपके पूरे कपड़ों से शराब की बू आ रही थी। बड़ी मुश्किल से आपको पकड़कर हम आपके घर लाए और आपको भाभी जी के हवाले किया। इतना कहने के बाद राम सिंह ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी जी ने आपके कपड़ों से आती हुई बू सूंघकर हम लोगों की तरफ इतने गुस्से से देखा कि हम क्या बताएं। सुबह आँख खुलने के बाद भाभी जी तो बरस पड़ी होंगी आप पर। राम सिंह की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, अरे चुप करो तुम्हारी बकवास और फ़ोन रखो। फ़ोन काटने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल गहरी सोच में डूब गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था, मगर इंस्पेक्टर अब तक इतना तो जान चुके थे कि ज़रूर उस बंगले में कोई ऐसा शख्स छुपा था
जिसके बाहर आने से कई राजों से पर्दा उठ सकता था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में सुबह के 9 बजने वाले थे। तभी अनीका अब अपने बेडरूम से बाहर निकलकर रोज़ की तरह बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारियां करने लगी। अनीका जैसे ही बाहर आई वो चौंक गई। सामने होटल के सारे स्टाफ नाश्ते की टेबल पर बच्चों का मनपसंद नाश्ता सजा कर चले गए थे। ये देख अनीका को थोड़ा अजीब लगा, पर तभी अचानक से अनीका को याद आया कि अभी वो बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बना रही थी। अनीका ने नाश्ते की तरफ देखा और कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। अनीका की मुस्कान सुबह सुबह बेहद ही प्यारी लग रही थी। अनीका को ये सोचकर खुशी हो रही थी कि जब वो वापस अपने घर जाएगी तब हर दिन की तरह अनीका अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाएगी और उन्हें स्कूल छोड़कर आएगी। अनीका को इस वक्त वो सारे पल याद आ रहे थे जब अनीका को उसकी सास ने हर दिन को रूटीन बता दिया था। वो सुबह सुबह उठ जाती थी और सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाती थी और फिर तीनों बच्चों को उनके स्कूल छोड़कर आती थी। अनीका को ये काम करना बहुत अच्छा लगता था। अनीका जब से मनाली आई थी वो अपने रूटीन को बहुत मिस करती थी। अनीका को इस वक्त वो सारे पल याद आ रहे थे। वो ये सब सोच ही रही थी। इसी बीच अनीका ने यहाँ वहाँ देखा। उसे थोड़ा अजीब लगा। अनीका की समझ में नहीं आ रहा था कि रोज़ जल्दी सुबह उठ जाने वाले बच्चे आज इतनी देर तक क्यों सोए हुए थे। तभी अनीका ने गौर किया कि रोहित भी अब तक नहीं जागा था। अब अनीका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तभी अचानक से अनीका को याद आया कि कहीं बच्चों की तबीयत को तो कुछ हुआ नहीं है। उसे बच्चों की फिक्र होने लगी। अनीका ने जब बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। अनीका बच्चों को डिस्टर्ब किए बिना ही बच्चों के बेडरूम का दरवाज़ा वापस बंद करके डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। अनीका ने एक पल के लिए बहुत कुछ सोच लिया था। तभी अनीका रोहित के बेडरूम में गई, ये देखने की कहीं रोहित की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। अनीका ने पास जाकर रोहित को देखा। रोहित चैन से सो रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि रोहित पिछली रात को बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था और अब वो चैन की नींद ले रहा था। रोहित को देख रही अनीका के मन में रोहित के लिए अलग अलग ख्याल आने लगे। पहले जहां अनीका रोहित को चैन से सोता देख मुस्कुरा उठी थी, वहीं अब अचानक से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके मन में वही बातें दोबारा से आने लगी जो कुछ भी रोहित के खिलाफ अनीका को कही गई थी। ये सब सोचते हुए अनीका वापस अपने कमरे से बाहर आ गई। उसे इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे कॉफ़ी का ख्याल आया। अपनी कॉफ़ी बनाकर अनीका गहरी सोच में डूब गई और सोचने लगी कि आखिर आज उसके परिवार वालों को हुआ क्या था और सारे के सारे लोग एक साथ इतने देर तक क्यों सोए हुए थे। ये बात अनीका की समझ के बाहर थी। अनीका नहीं जानती थी कि जब वो रात को गहरी नींद में सोई थी तब उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था मानो अनीका की पूरी दुनिया ही हिलते हिलते रह गई थी। अपने कॉफ़ी मग को अपने हाथ में पकड़कर अनीका ये सोचने लगी कि किस तरह से अनीका कर्ण गुलेरिया के भेजे हुए वकील की मदद से कुसुम का केस लड़ सकती थी। इस वक्त अनीका की आंखों के सामने कुसुम का वो चेहरा आ गया जब कुसुम को दर्द में अनीका ने देखा था। अनीका को कुसुम का चेहरा याद आते ही उसकी आंखें नम होने लगी। वो मन ही मन कहने लगी कि वो कैसे भी करके कुसुम को इंसाफ दिला कर रहेगी। अनीका किसी भी हालत में इंस्पेक्टर गैरीवाल और इस वारदात के पीछे छिपे मास्टरमाइंड को बेनकाब करना चाहती थी, चाहे वो मास्टरमाइंड रोहित खुद ही क्यों ना हो। जब अनीका के दिमाग में ये ख्याल आया तो अनीका ने तुरंत अपने फ़ोन से कर्ण गुलेरिया को कॉल लगा दिया। कर्ण गुलेरिया का कॉल लगाते हुए अनीका के हाथ पांव कांप रहे थे, पर इस वक्त अनीका कुसुम को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर तक रिंग बजने के बाद जब कर्ण गुलेरिया ने कॉल रिसीव किया तो अनीका ने कर्ण गुलेरिया से पूछा, पापा, वो आपने जिस एडवोकेट के बारे में कहा था। अनीका की बात सुनते ही तुरंत जवाब देते हुए कर्ण गुलेरिया ने कहा, बेटा, वो मनाली आने के लिए निकल चुका है। मैंने उसे बता दिया है कि वो वहाँ पहुँचकर तुम्हें कांटेक्ट करे और बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, वो कौन है, कहाँ से आया है, ये सिर्फ तुम जान पाओगी। इतना कहने के बाद कर्ण गुलेरिया ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, वो इतना शातिर और काबिल एडवोकेट है कि उसके वहाँ होने की भनक वो किसी को नहीं लगने देगा, और ख़ासकर तुमने उसे वहाँ क्यों बुलाया है ये बात तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। अनीका भी अच्छी तरह से समझती थी कि कर्ण गुलेरिया का इशारा रोहित की ओर था। अनीका ये भी जानती थी कि एक बाप अपनी बेटी को आश्वस्त कर रहा था कि जो राज एक बेटी ने अपने बाप के साथ शेयर किया था वो किसी भी हालत में किसी को नहीं पता चलेगी, यहाँ तक कि अनीका के पति को भी नहीं। कर्ण गुलेरिया के मुंह से ये बात सुनने के बाद अनीका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनीका अब तक इतना तो समझ चुकी थी, जो 2 वाइन की बोतल होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से गायब हुई थी वो कहाँ गई थी और कौन ले गया था। ये बात अब जानना उसके लिए बेहद मुश्किल था। मगर इस वक्त अनीका के सामने ऐसे 2 इंसान थे जो उसी तरह की शराब पीते थे।
और उसी तरह के सिगार भी पिया करते थे, जिनमें से एक खुद अनिका का पति रोहित मारवा था और दूसरा था सागर सान्याल। पर इतना सब कुछ जानने के बाद भी अनिका ये जंग लड़ने के लिए तैयार थी। वो जानती थी कि अगर कुसुम के केस में रोहित अपराधी निकला तो वो पीछे नहीं हटेगी, बल्कि किसी भी तरह से कुसुम को इंसाफ दिलाएगी। अनिका जहाँ मन ही मन ये सब सोच रही थी, वहाँ बच्चों के बेडरूम के अंदर जैसे ही अनिका बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके बाहर गई थी, तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने अपनी आंखें लगभग एक साथ खोली। अलेक्जेंडर और आर्यन रात भर सोए नहीं थे, मगर जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अनिका जाग गई थी और बच्चों के बेडरूम में बच्चों को देखने आ रही थी, तब उन्होंने तुरंत अपनी ब्लैंकेट ओढ़कर सोने का नाटक किया था। अनिका के जाने के बाद दोनों भाइयों ने फिर से एक दूसरे को देखा। दोनों भाई पूरी रात बस इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी बहन की आंख खुलेगी और उनके टैबलेट की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। कुछ देर तक रिया के बिस्तर के अगल बगल में बैठे हुए अलेक्जेंडर और आर्यन सिर्फ इस बात का इंतजार करने लगे कि कब उनकी बहन जागेगी। कुछ देर तक वहीं बैठने के बाद अचानक उन्होंने देखा कि रिया के शरीर में कुछ कुछ हरकत दिखाई देने लगी थी। पूरी रात रिया ने बिना करवट बदले बस एक ही पोजीशन में गुजारी थी, मगर अब धीरे धीरे रिया की आंखें छटपटाने लगी थी और रिया अपने हाथ पैर भी मरोड़ने लगी थी। दोनों भाइयों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो जानते थे कि कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाएगा कि टैबलेट की सच्चाई क्या थी, और अगर बूढ़े बाबा की बात सच निकली तो हो सकता है कि बहुत जल्द उस बूढ़े आदमी के जरिए वो अपनी माँ के अतीत को अपनी माँ के वर्तमान के साथ जोड़ सकेंगे। कुछ ही देर में रिया बिस्तर पर अंगड़ाई लेने लगी। दोनों भाई जान चुके थे कि कुछ ही देर में रिया अपनी आंखें खोलने वाली थी और उन्हें पता चलने वाला था कि बूढ़े बाबा के टैबलेट का रिया पर क्या असर हुआ था। अंगड़ाई लेने के बाद रिया कुछ देर तक बिस्तर पर करवट बदलने लगी और फिर एक ही झटके से रिया ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही रिया ने देखा कि उसके दोनों भाई घूर घूर कर उसे देख रहे थे। अचानक रिया झटके से अपने बिस्तर से खड़े होते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन से कहने लगी, क्या कर रहे हो तुम लोग, और इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? अलेक्जेंडर और आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिया की इस बात का क्या जवाब दें। अलेक्जेंडर ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में रिया से पूछा, तुम ठीक तो हो ना रिया? ये सवाल सुनकर रिया चौंक गई। रिया ने अलेक्जेंडर की इस बात पर अपना मुंह चिढ़ाते हुए अपने पाँव ब्लैंकेट से निकाल कर बिस्तर के नीचे रखे, अपने चप्पल पहने और फिर सीधे बाथरूम के अंदर चली गई। दोनों भाई बाथरूम के बाहर खड़े होकर अपनी बहन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद रिया बाथरूम से बाहर आई, तब उसके मुंह में ब्रश था। रिया ब्रश करते हुए सीधे बालकनी में चली गई। दोनों भाई अपनी बहन का पीछा करते हुए बालकनी में गए। सुबह की ठंड के कारण रिया ने अपना एक हाथ फोल्ड कर रखा था और दूसरे हाथ से वो ब्रश कर रही थी। अलेक्जेंडर ने फिर से धीमी आवाज़ में रिया से पूछा, तुम ठीक तो हो ना रिया? ये सुनते ही रिया घूर घूर कर अलेक्जेंडर और आर्यन को देखने लगी। रिया समझ गई थी कि आज उसके दोनों भाई कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। रिया ने तभी अपने मुंह से ब्रश निकाल कर अलेक्जेंडर से कुछ कहने की कोशिश की, मगर अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया कहना क्या चाहती थी। रिया को जब इस बात का एहसास हुआ कि मुंह में झाग होने की वजह से उसके भाइयों को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, तब रिया वापस बाथरूम के अंदर चली गई। दोनों भाई इंतजार कर रहे थे कि आखिर रिया क्या कहने वाली थी। अपना मुंह साफ करने के बाद जब रिया बाहर आई तो अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों की ओर देख कर कहने लगे, तुम दोनों प्लीज़ मुझसे बात मत करना। ये कहने के बाद रिया फिर से बेडरूम से बालकनी की ओर चली गई। दोनों भाई काफ़ी हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया पर टैबलेट ने असर किया भी था या नहीं। दोनों भाई फिर से अपनी बहन का पीछा करते हुए बालकनी में गए। अलेक्जेंडर ने फिर से रिया से पूछा, रिया क्या तुम्हें याद है कल रात को क्या हुआ था? अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर रिया काफ़ी हैरान हो गई। रिया ने अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों की ओर मुड़कर देखा और कहा, ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ याद है। तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? पागल तो नहीं हो गए? अच्छा अब समझ आया, तुम दोनों तो मुझे ही पागल समझते हो ना? रिया की ये बातें अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के समझ में नहीं आ रही थी। रिया बालकनी से निकलकर सीधे बेडरूम से बाहर जाने लगी। तभी आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों दौड़कर रिया के पास आए और उससे पहले कि रिया बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर लिविंग रूम में जाए, दोनों ने दरवाज़ा तुरंत पकड़ते हुए रिया से कहा, 1 मिनट रुक जाओ रिया। आर्यन ने तभी रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, रिया कल रात जो कुछ भी हुआ था, क्या वो सब तुम्हें याद है या तुम भूल गई? रिया ने आर्यन की ओर देखकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, मैं कभी नहीं भूल सकती कल रात क्या हुआ था। जैसे ही रिया ने यह बात कही, आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों चौंक गए। अलेक्जेंडर ने धीमी आवाज़ में रिया से पूछा, मतलब तुम्हें सब कुछ याद है? रिया ने भी उसी तरह से जवाब देते हुए कहा, हाँ ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ याद है, क्यों भूल जाऊंगी मैं सब कुछ। आर्यन और अलेक्जेंडर
दोनों रिया की बात सुनकर मायूस होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी जो एक आखिरी उम्मीद थी अपनी माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए, वो भी मिट चुकी थी। दोनों हताश होकर बिस्तर पर जाकर बैठ गए। जब रिया ने अपने दोनों भाइयों के रिएक्शन देखे तब उनके पास जाते हुए रिया ने कहा, मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुम दोनों मेरे भाई होने के बावजूद मुझे पागल समझते हो। अलेक्जेंडर और आर्यन बस अपना मुंह लटका कर बैठे रहे। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने सचमुच उस पुराने गुलेरिया हाउस की छत पर मम्मा को देखा था। रिया ने जैसे ही ये बात कही, अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों फटी हुई आंखों से अपनी बहन को देखने लगे। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, देखो तुम दोनों को मेरा यकीन करना होगा। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे यकीन है कि नानिमा टाइम ट्रैवल करके यहाँ हमें कोई मैसेज देने आई है। रिया ने जब ये बात कही तब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों के होश उड़ गए। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रिया की बातों से ये बात साफ हो चुकी थी कि रिया को अभी भी लगता था कि उसके दोनों भाई रिया की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। रिया ने दोनों भाइयों से कहा था कि उसने पुराने गुलेरिया हाउस की छत पर अनिका को देखा था और अभी भी रिया की सुई उसी जगह पर अटकी हुई थी जहां उसके भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को ये सब कहते हुए सुना तो दोनों भाइयों का मुंह खुला का खुला रह गया। बूढ़े बाबा ने जो बात कही थी वो सच निकली थी। रिया पिछले दिन की सारी बातें बिल्कुल भुला चुकी थी। अलेक्जेंडर ने अटकती हुई आवाज़ में रिया की ओर देखकर कहा, रिया, क्या तुम सचमुच नहीं जानती कल क्या हुआ था? इस बार रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बड़े ही गुस्से से दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कल क्या हुआ था। तुम दोनों वहाँ बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे ना कि मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम दोनों क्या समझते हो मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पाती? तुम दोनों ही आंखों के इशारे से एक दूसरे के साथ क्या बातें करते हो ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ये मत भूलो कि अगर तुम दोनों भाई हो तो मैं भी तुम्हारी ही बहन हूँ। तुम दोनों एक दूसरे की आंखों के इशारे से जो बातें करते हो वो बातें मैं समझ सकती हूँ। वहाँ अलेक्जेंडर और आर्यन को पता नहीं चल रहा था कि रिया इस वक्त उनके साथ कोई शरारत कर रही थी या सचमुच उसकी एक दिन की याददाश्त इरेज हो चुकी थी। अपनी बहन रिया की बातें सुनकर अब दोनों भाइयों का टेंस बढ़ता जा रहा था। आर्यन ने रिया के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना रिया? आई मीन तुम्हारी तबीयत कैसी है? रिया ने काफ़ी सरप्राइज होते हुए अपने कंधे हवा में उछालते हुए आर्यन से कहा, मुझे क्या हुआ, अच्छी भली तो हूँ मैं। देखो बात बदलने की कोशिश मत करो। मैं तुम दोनों से कह रही हूँ कि मैंने उस पुरानी गुलेरिया हाउस की हवेली पर मम्मा को देखा था तो देखा था। बजाय इसके कि तुम दोनों को मेरा साथ देना चाहिए, तुम दोनों मुझे ही को पागल ठहराने पर तुले हुए हो। दोनों भाइयों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा हैरानी दिख रही थी। दोनों भाइयों को इस तरह देखते हुए रिया ने दोनों भाइयों के कंधे पर एक एक हाथ रखते हुए कहा, देखो इस दुनिया में अगर मैं किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ तो वो सिर्फ तुम दोनों हो मेरे भाई। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो ज़रूर उस पुरानी हवेली में कोई राज छुपा है जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उस राज को सबके सामने लाने में तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। रिया की ये बात सुनकर दोनों भाई हैरान हो गए। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस बूढ़े आदमी ने क्या चमत्कारी टैबलेट बनाई थी जिसका रिया पर न तो कोई साइड इफेक्ट दिख रहा था और उसका असर तो आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। दोनों अपनी बहन की शरारत करते हुए काफ़ी सालों से देख रहे थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि शरारत करते वक्त रिया के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होते थे। रिया दुनिया के सामने लाख एक्टिंग करके उन्हें अपनी झूठ बात भी सच मनवा सकती थी, मगर अपने दोनों भाइयों से कभी झूठ नहीं बोल सकती थी। रिया की आंखें देखकर दोनों भाई समझ गए थे कि रिया सच कह रही थी। रिया की आंखों में वही परेशानी नजर आ रही थी जो ठीक एक दिन पहले गुलेरिया हाउस में जाने से पहले थी। तभी दोनों भाइयों के सामने बड़ी उम्मीद से देखते हुए रिया ने कहा, मेरे पास एक प्लान है, मगर उस प्लान को पूरा करने में मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। दोनों भाई हैरानी से अपनी बहन की बात सुनने लगे। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, देखो अगर हमने डैड से ये सारी बातें की तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे, मगर अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं पागल हूँ और वर्चुअल गेमिंग खेलने की वजह से मैं रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का फ़र्क महसूस नहीं कर पा रही हूँ तो तुम दोनों को एक बार मेरा साथ देना होगा। अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं मान जाऊँगी कि मैं पागल हूँ
और मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया की ये बातें सुनी तो दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। दोनों ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा और आर्यन ने कहा, अरे नहीं नहीं रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम पागल नहीं हो। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए कभी कभार तुम्हें कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं। आर्यन की बात पूरी होते ही रिया ने आर्यन की ओर देखकर कहा, ठीक है, अगर आज मैं फेल हो गई तो आज के बाद तुम दोनों जो कहोगे मैं वही करूँगी, मगर सिर्फ आज के दिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही जानना चाहते थे कि आखिर उनकी बहन किस बात पर उनका साथ चाहती थी। तभी रिया ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, मैं चाहती हूँ कि आज रात हम पुराने गुलेरिया हाउस में जाएं और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कौन छुपकर बैठा है। हो सकता है वहाँ हमारा कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त ही ये है जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं जानती हूँ कि वहाँ पर मम्मा की ही शक्ल की कोई औरत रहती है, बस एक बार चलकर हमें इस राज से पर्दा उठाना है। रिया की ये बात सुनते ही दोनों भाइयों के हाथ पैर कांपने लगे। रिया की सुई फिर से उसी जगह पर जा पहुंची थी जहाँ वो 24 घंटे पहले अटकी हुई थी। रिया पूरी तरह से भुला चुकी थी कि पिछली रात क्या हुआ था। तीनों बच्चों ने एक रात में बहुत कुछ देख लिया था। अगर उसी रात को वापस रिपीट करने की बात आए तो अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के हाथ पांव कांपने लगे। आर्यन ने तो खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था कि अलेक्जेंडर और रिया के साथ अंदर घर में क्या क्या हुआ था, मगर जो जो बातें अलेक्जेंडर ने आर्यन को बताई थी वो सोचकर ही आर्यन को दिन के उजाले में रात के अंधेरे की घबराहट महसूस होने लगी। रिया ने अपना हाथ दोनों भाइयों की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, वादा करो तुम दोनों मुझसे कि आज रात तुम दोनों मेरा साथ दोगे। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो हम एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा पाएंगे। बस आज की रात तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। तुम दोनों को वादा करना होगा कि आज की रात तुम मेरे मिशन में मेरा साथ जरूर दोगे। रिया का बढ़ा हुआ हाथ देखकर दोनों भाई की बोलती बंद हो गई। प्रेसिडेंटियल स्वीट में डाइनिंग टेबल पर बैठा रोहित अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। चिराग मेहता ने कई सारे असाइनमेंट एक साथ रोहित को भेजे थे और रोहित जानता था कि रोहित के डिजिटल सिग्नेचर के बिना चिराग मेहता उन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। इसीलिए एक के बाद एक सारी चीज़ें पढ़ने के बाद रोहित उन सब पर डिजिटल सिग्नेचर करके चिराग मेहता को मेल कर रहा था। तभी अनिका ने ठीक रोहित के बगल में बैठते हुए रोहित से कहा, आज बच्चों को काफ़ी देर हो गई, अब तक जागे नहीं। रोहित अपना काम करते हुए अनिका से कहने लगा, हाँ काफ़ी अनयूजुअल है। वैसे तो बच्चे सुबह सुबह जाग जाते हैं, मगर आज सचमुच उन्होंने जागने में काफ़ी देरी कर दी है। अनिका इस बात से हैरान थी कि कल रात को जब बच्चे जल्दी सो गए थे तो फिर उन्हें जागने में आज इतनी देर क्यों हो रही थी। मगर इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मैं श्रेया से बात करना चाहती हूँ। रोहित अनिका की ये बात सुनकर चौंक गया। रोहित ने जैसे ही अनिका के हाथ पर हाथ रखा, अनिका ने अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया। रोहित जान चुका था कि अनिका अभी भी रोहित के साथ काफ़ी ऑकवर्ड फील करती थी, इसीलिए उस बात को इग्नोर करते हुए रोहित ने अनिका से कहा, ज़रूर बात करनी चाहिए। श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। इस वक्त तुम्हें श्रेया के साथ खड़े होना चाहिए, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी मन स्थिति में नहीं हो कि इस वक्त तुम चाहकर भी किसी का साथ दे सको। मगर हाँ, मैं तुमसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि श्रेया और तुम बिल्कुल सगी बहनों जैसी हो। श्रेया ने तुम्हारे मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हें भी श्रेया के साथ हर पल खड़े होकर श्रेया को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देना चाहिए। बहुत कुछ देख चुकी है श्रेया अपनी कम उम्र में, मगर अनफॉर्चुनेटली श्रेया ने जिन दो लोगों पर दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वास रखा था, कहीं ना कहीं वो दोनों आज उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हैं। आकाश हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चला गया है और तुम जो हमेशा ही श्रेया के साथ उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती थी, तुम अपना अतीत पूरी तरह से भुला चुकी हो, जिसमें श्रेया की और हम सब की सारी मेमोरीज तुम्हारे दिल के किसी कोने में दफन हो चुकी है। मगर मैं भी चाहता हूँ कि तुम श्रेया के साथ बातें करो। रोज़ कम से कम कुछ देर के लिए तुम अगर श्रेया से बातें करोगी तो हो सकता है कि उसका मन लगा रहे, उसके दिल में ये उम्मीद हमेशा बरकरार रहेगी कि तुम किसी भी हालत में उसके साथ खड़ी हो। एक तरफ अनिका ने श्रेया के मुंह से ये सुना था कि आकाश की मौत के पीछे जरूर रोहित का हाथ था, और दूसरी ओर रोहित अनिका को श्रेया की इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने के लिए कन्वेंस कर रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए रोहित ने बड़े ही प्यार से अनिका को समझाते हुए कहा, अनिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम चाहकर भी वो पुरानी अनिका नहीं बन सकती हम सब के लिए,
मगर तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि हम सब के लिए तुम हमेशा ही वही पुरानी अनिका रहोगी। चाहे तुम्हारे दिलो दिमाग में हम सब मिट चुके हों, मगर हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा ही उस पुरानी अनिका की छाप रहेगी और हमारे लिए तुम में और उस पुरानी अनिका में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जब भी तुम श्रेया के साथ बात करोगी तब श्रेया के मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि तुम उसकी वो पुरानी दोस्त नहीं हो। उसके साथ बात करो, उसे ये एहसास होने दो कि अब भी तुम उसकी वही पुरानी दोस्त हो जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हमेशा उसके साथ खड़ी होगी। रोहित के चेहरे पर श्रेया के लिए जिस तरह की सहानुभूति थी वो देखकर अनिका के लिए समझना मुश्किल हो गया था कि श्रेया जो रोहित के बारे में सोच रही थी वो सच भी था या नहीं। तभी रोहित के मोबाइल फ़ोन पर सनी के हॉस्पिटल का नंबर फ्लैश होने लगा। जैसे ही रोहित ने देखा कि सनी के हॉस्पिटल से उसे कॉल आ रहा था, उसने तुरंत कॉल कनेक्ट किया। तभी डॉक्टर की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। डॉक्टर ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, क्या आप इस वक्त हॉस्पिटल आ सकते हैं? जैसे ही रोहित ने डॉक्टर की बात सुनी, रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया और रोहित ने डॉक्टर से कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सनी ठीक तो है ना? डॉक्टर ने बड़ी ही शांति से रोहित को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, सनी की कंडीशन तो अभी भी वैसी ही है जैसे ही कुछ दिनों पहले थी। बात दरअसल वो नहीं है, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर सनी के माँ बाप आए हैं और वो चाहते हैं कि वो सनी को यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली के किसी बड़ी हॉस्पिटल में ले जाएं, मगर ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो हमारी बात समझने के लिए राजी नहीं है। अगर आप यहाँ आकर उन्हें समझाएं तो शायद वो मान जाए। रोहित जानता था कि एक ना एक दिन सभी लोगों को सनी के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलना ही था। रोहित लाख छुपाने की कोशिश करता, फिर भी एक ना एक दिन सनी के माँ बाप को सनी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो पता चलना ही था। रोहित ने फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हुए अनिका से कहा, अनिका, मुझे कुछ देर के लिए हॉस्पिटल जाना होगा सनी के पास। तुम यहाँ बच्चों के साथ रहो, बच्चे कुछ ही देर में जाग जाएंगे। ये कहते हुए रोहित कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर मेन डोर खोलने से पहले रोहित अपनी जगह पर रुक गया और मुड़कर अनिका की ओर देखकर कहने लगा, अनिका, जरा इस बात का ख्याल रखना कि बच्चे प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर न निकले। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रोहित ने ये बात क्यों कही थी। इससे पहले कि अनिका रोहित से किसी तरह का कोई सवाल पूछती, रोहित दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। वहाँ बच्चों के बेडरूम के अंदर रिया नाराज होकर एक कोने में बैठी थी और उसके दोनों भाई उसके आसपास खड़े उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। अलेक्जेंडर आर्यन से कहने लगा, रिया, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम जो कह रही हो वो करना खतरे से खाली नहीं है। रिया अपने दोनों भाइयों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रही थी। रिया ने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? मेरे पास एक फुल प्रूफ आइडिया है। आज रात हम एक ट्रेजर हंट की गेम खेलेंगे और उस गेम के जरिए हम बड़ी ही आसानी से होटल से निकलकर सिक्योरिटी गार्ड से बचते बचाते हुए गुलेरिया हाउस पहुंच सकते हैं। तुम लोग बोलो, तुम मेरा साथ दोगे या मैं अकेली ही इस मिशन को पूरा करूं? अपनी बहन रिया की बातें सुनकर दोनों भाइयों का दिल बैठा जा रहा था। रिया पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वो पूरी तरह से भुला चुकी थी और फिर से वो आज रात वही सारी चीज़ें रिपीट करना चाहती थी जो वो ऑलरेडी पिछली रात कर चुकी थी। दोनों भाइयों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिया को कैसे समझाए। तभी डरती हुई और कांपती हुई आवाज़ में आर्यन ने रिया से कहा, देखो रिया, तुम जो भी कह रही हो वो सब कुछ पिछली रात हो चुका है। हम तीनों मिलकर इसी तरह ट्रेजर हंट की गेम खेलते हुए इस होटल से बाहर निकले थे और पुराने गुलेरिया हाउस गए थे और फिर वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिया को कैसे एक्सप्लेन करे, क्योंकि हवेली के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आर्यन ने अपनी आंखों से नहीं देखा था, उसने अलेक्जेंडर की जुबान से सुना था। आर्यन ने अलेक्जेंडर की ओर इशारा करते हुए रिया से कहा, आगे की बात तुम्हें अलेक्जेंडर समझाएगा। रिया बड़ी ही हैरानी से आर्यन को देखने लगी। तभी अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, आर्यन बिल्कुल सच कह रहा है। तुम जो कह रही हो वो सब कुछ पिछली रात को हो चुका है। क्या तुम्हें पिछली रात जो कुछ भी हुआ कुछ भी याद नहीं? और बूढ़े बाबा की बातें, वो टैबलेट, चॉकलेट मिल्क, क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है? रिया अपने दोनों भाइयों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और मन ही मन कुछ सोचते हुए बालकनी की ओर चली गई। रिया को इतना शांत देखकर दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें ऐसा लग रहा था शायद रिया को पिछली रात की सारी बातें याद आ रही थी। रिया मन ही मन कुछ सोच रही थी और फिर अचानक ही रिया ने मुड़कर अपने दोनों भाइयों की ओर देखा और कहा, समझ गई, मैं अच्छी तरह से समझ गई। रिया की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों दौड़कर रिया के पास आए। अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? पिछली रात जो कुछ भी हुआ था क्या तुम्हें वो सब कुछ याद आ गया?
इस बार रिया बड़ी शांत नजर आ रही थी। रिया ने हल्की धीमी आवाज में अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तुम दोनों मुझे जानबूझकर पागल बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं कुछ अलग रिएक्ट करूँ, ताकि तुम मम्मा और डैड से कह सको कि मैं पागल हो गई हूँ और हमेशा हमेशा के लिए मेरी गेमिंग बंद करवा सको। मगर मैं तुम्हारी ये प्लानिंग कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे लगता है कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए मुझे मम्मा का सहारा लेना पड़ेगा, वही मेरी मदद करेगी। रिया फिर से अपने भाइयों को काफ़ी गुस्से से देखने लगी। फिर अचानक ही रिया ने अपना सर झुकाकर अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे दो भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मुझे पागल साबित करने के लिए ऐसी बातें भी कर सकते हो। मैं अभी मम्मा के पास जाती हूँ और मम्मा से ही मदद मांगती हूँ। ये कहते हुए रिया बेडरूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को ऐसा करते हुए देखा तो दोनों दौड़कर बेडरूम के मेन डोर तक पहुंचे और रिया को बाहर जाने से रोकते हुए कहने लगे, देखो रिया, ऐसा मत करना। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मम्मा की इस वक्त क्या हालत है। अगर तुमने ये सारी बातें मम्मा को बताई तो मम्मा ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगी। मम्मा की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। और ज़रा फिर सोचो, अगर तुमने ये सारी बातें मम्मा से कही तो डैड कितने नाराज़ हो जाएंगे। रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका की इस वक्त क्या कंडीशन थी। रिया मन ही मन घुटने लगी थी। न ही उसके भाई उसे हेल्प कर रहे थे और न ही वो मम्मा से कुछ कह सकती थी। तभी अचानक रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया की आंखों से आंसू बहते हुए देखकर दोनों भाई काफ़ी मायूस नजर आने लगे। दोनों ने हमेशा ही रिया की भलाई चाही थी और दोनों ने ठीक रोहित की तरह ही अपनी बहन को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखा था। रिया की आंखों में आंसू थे। वो देखकर दोनों भाई का दिल बैठ गया, मगर वो फिलहाल एक ऐसी सिचुएशन में थे जो उनके बस में बिल्कुल बाहर थी। रिया रोते हुए बेड पर बैठ गई और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाकर रोते हुए कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को कभी इतना अकेला महसूस करूंगी। मम्मा की याददाश्त चली गई, फिर भी मैं हमेशा ही ये सोचती रही कि एक दिन मम्मा की याददाश्त वापस आ जाएगी, मगर तब तक मेरे दोनों भाई मेरी ढाल बनकर मेरे साथ रहेंगे। मगर तुम दोनों ने आज मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम दोनों ने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। रिया की ये सारी बातें सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों रिया के पास आकर घुटनों के बल बैठकर कुछ देर खामोश एक दूसरे को देखने लगे। अलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो रिया, प्लीज़ हमारी बात मानो। हम जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हम तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहेंगे। हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकते। मगर जो हम पर बीती है उसे हम मिटा नहीं सकते। कल का दिन तुम्हारे दिमाग से मिट चुका है, मगर कल का दिन और कल की रात सच में नहीं मिटे हैं। प्लीज़ हमारी बात का यकीन करो, हम तुमसे झूठ नहीं कह रहे हैं। तभी अचानक आर्यन की आंखों में चमक आ गई। रिया को विश्वास दिलाने का आर्यन के पास एक और तरीका था। आर्यन ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए रिया से कहा, रिया, अगर तुम्हें हमारी बात झूठ लगती है तो ज़रा हमें बताओ कि आज क्या तारीख है। रोती हुई रिया ने सिसकियां लेते हुए कहा, आज 21 अक्टूबर है। जैसे ही रिया ने तारीख बताई, अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। अलेक्जेंडर ने रिया के बगल में बैठते हुए कहा, अगर हम तुम्हें कहें कि आज 21 अक्टूबर नहीं बल्कि 22 अक्टूबर है तो तुम क्या कहोगी। जब रिया ने अलेक्जेंडर की ये बात सुनी तो रिया चौंक कर अपने दोनों भाइयों को देखने लगी। रिया को अभी भी अपने दोनों भाइयों की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही रिया ने अलेक्जेंडर और आर्यन की ये बात सुनी, रिया दौड़कर साइड टेबल पर चार्जिंग पर लगाए अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ गई। रिया ने अपना मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में लेकर उसे स्विच ऑन किया। जब रिया ने मोबाइल फ़ोन पर डेट देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोबाइल फ़ोन में तारीख 22 अक्टूबर डिस्प्ले हो रही थी। मोबाइल फ़ोन में तारीख पढ़ते हुए रिया ने मुड़कर पीछे खड़े अपने भाइयों की ओर देखा। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से फ़ोन की स्क्रीन पर 22 अक्टूबर की डेट देख रही थी। डाइनिंग टेबल पर बैठी अनिका बच्चों के बाहर आज निकलने का इंतजार कर रही थी और साथ ही साथ मन ही मन सोच रही थी कि कुसुम के केस को आगे कैसे बढ़ाए। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक तोते की चहकने की आवाज़ पड़ी। अनिका ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, अनिका को लगा कि उसने ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी थी। अनिका दौड़कर प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस्ड गार्डन में गई। तब उसने देखा कि 7-8 तोते और कुछ छोटे छोटे लव बर्ड्स टेरेस्ड गार्डन के पौधों पर बैठे चहक रहे थे। अनिका के आते ही जैसे सारे के सारे पंछी एक साथ शांत हो गए। अनिका उन सबको देखकर पहचान गई थी कि ये वही पंछी थे जो अनिका को कुसुम के बारे में बताने आए थे।
ऐसा लग रहा था जैसे वो कुसुम के साथ हुए हादसे पर इंसाफ मांगने के लिए अनिका के पास आए थे। अनिका टेरेस्ड गार्डन में एक बेंच पर बैठी उन सारे पक्षियों को देखती रही। उनकी आंखों में एक तरह का सैलाब नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानते थे कि कुसुम के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा था। मगर अफसोस इस बात का था कि ना तो पंछी अपराधी का नाम ले पा रहे थे और ना ही अनिका को उनकी आंखों में उस अपराधी का कोई तस्वीर नजर आ रही थी। मगर अनिका इतना जरूर जानती थी कि वो पंछी अनिका से इस बात की गुहार लगाने आए थे कि कुसुम के साथ हुए दर्दनाक हादसे का अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा था और उनके पास इस वक्त पूरी दुनिया में अनिका के अलावा और कोई आसरा नहीं था जो उनकी बातें समझ सके। अनिका भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा मायूस थी कि वो चाहते हुए भी कुसुम को न्याय नहीं दिला पा रही थी। अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी थी और दुनियादारी के बारे में फिलहाल अनिका को कोई समझ नहीं थी। मगर बस एक इंसान होने के नाते अनिका अच्छाई और बुराई के बीच का फ़र्क अच्छी तरह से समझ सकती थी। तभी डाइनिंग टेबल पर पड़ा अनिका का फ़ोन बजने लगा। अनिका टेरेस्ड गार्डन से निकलकर जब अनिका डाइनिंग टेबल के पास आई तब अनिका के फ़ोन पर एक अनोन नंबर फ्लैश हो रहा था। अनिका को रोहित ने बताया था कि उसे किसी भी तरह के अनोन नंबर को एंटरटेन नहीं करना है। जो जो नंबर अनिका के फ़ोन में स्टोर किए गए थे बस उन्हीं के साथ अनिका को कॉन्टैक्ट बनाना था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो फ़ोन रिसीव करे या ना करे। अनिका भी मन ही मन यह सब कुछ सोच रही थी कि फ़ोन बजना बंद हो गया। अनिका कुछ देर के लिए अपनी फ़ोन स्क्रीन पर नज़र आ रहे मिस कॉल की ओर देखती रही। कुछ देर बाद फ़ोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा। वही नंबर फिर से अनिका के फ़ोन पर फ्लैश होने लगा, मगर इस बार अनिका ने फ़ोन मिस होने से पहले फ़ोन को रिसीव कर लिया। जैसे ही अनिका ने फ़ोन रिसीव किया अनिका के कानों पर एक तेज़ आवाज़ पड़ी। हेलो मिस अनिका, मैं विक्की बोल रहा हूँ। मुझे आपके पापा करण गुलेरिया ने भेजा है। अनिका ने जैसे ही वो तेज़ और एनर्जेटिक आवाज़ सुनी अचानक ही अनिका की आंखों में चमक आ गई। अनिका पीछे मुड़कर टेरेस्ड गार्डन में बैठे पंछियों को देखने लगी। अनिका को एक अनजाना सा विश्वास होने लगा था। अनिका को ऐसा लगने लगा था कि बहुत जल्द अनिका कुसुम को इंसाफ दिला पाएगी। अनिका की खुद की समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनजान आदमी जिसे अनिका ने कभी देखा भी नहीं था, उसकी आवाज़ सुनते ही अनिका के मन में इस तरह का विश्वास और इस तरह की उम्मीदें क्यों जाग रही थी। अनिका ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद फ़ोन पर बात करते हुए कहा, जी मिस्टर विक्की, आप कहाँ हैं इस वक्त? अनिका के सवाल पूछते ही विक्की ने जवाब देते हुए कहा, मैं आप ही के होटल में रुका हुआ हूँ, मगर आप फिक्र मत कीजिएगा। आपके पापा ने मुझे सब कुछ कहा है और उसी के मुताबिक मैंने यहाँ किसी को ये नहीं बताया कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ और न ही मैंने किसी को ये बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ। फिक्र मत कीजिए, आप मुझसे जो कोई भी काम करवाना चाहती हैं वो बिल्कुल सेफ हाथों में है। मैं किसी भी तरह की चूक नहीं करूँगा और आपको भी किसी भी तरह की भूल नहीं करने दूँगा। मैं सेकंड फ्लोर वाले कैफ़े में आपका इंतज़ार करूँगा। आप वहाँ मुझसे मिलने आ सकती हैं और आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं कि आपको मुझसे क्या काम है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका बेशक जो भी काम हो वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में कॉन्फिडेंशियल रहेगा, जिसकी भनक किसी और को तो क्या खुद मिस्टर करण गुलेरिया को भी नहीं होगी। आवाज़ सुनकर अनिका को ये अंदाज़ा हो गया था कि विक्की उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं था, लगभग अनिका की ही उम्र का था। विक्की आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव लग रहा था, मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो विक्की को किस तरह मिले। अनिका के पास यही मौका था जब रोहित सनी को देखने हॉस्पिटल गया था और बच्चे अपने कमरे में सोए हुए थे। अनिका विक्की के साथ कुसुम के केस से रिलेटेड बातें करना चाहती थी और इसके लिए इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं हो सकता था। विक्की के फ़ोन पर कही हुई बातों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, ठीक है, आप वहीं पर मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। मगर याद रहे कि आप वहाँ किसी से कहिएगा मत कि आप मुझसे मिलने आए हैं। अनिका की बात सुनते ही विक्की ने अपनी आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ करते हुए कहा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम। मैंने कहा ना आपसे, यू आर इन एब्सोल्युटली सेफ हैंड। लोगों की नज़रों में मैं आपके लिए बिल्कुल अनजान रहूँगा। आप देखती जाइए, एक अनजान आदमी होने के बावजूद मैं किस तरह से लोगों की नज़रों में धूल झोंक कर आपको मिलूँगा और आपके काम के बारे में अच्छे तरह से जान भी लूँगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं दिल्ली शहर का सबसे उभरता हुआ सितारा हूँ वकीलों की दुनिया में। अपने छोटे से कैरियर में मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूँ। वैसे मैं ये सब कुछ अपनी फीस बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको मुझ पर पूरी तरह से भरोसा रखना होगा। जब भी आप मुझसे मिलें, मुझसे कोई भी बात छुपाइएगा नहीं। एक वकील और डॉक्टर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, आपको दोनों के सामने सब कुछ सच सच बताना होता है। इसीलिए आप जब भी मुझसे मिलने आएँ तब बेफिक्र और बेखौफ होकर मुझसे अपनी बात शेयर कीजिएगा।
मैं आपका कॉफ़ी शॉप में इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहते हुए विक्की ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब अनिका जानती थी कि अनिका के पास वक्त बहुत कम था। रोहित के लौटने से पहले अनिका का विक्की से मुलाकात करना बेहद ज़रूरी था। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जब रोहित हॉस्पिटल पहुंचा तो सनी के माँ बाप पहले से सनी की ICU वार्ड के बाहर बैठे रोहित का इंतजार कर रहे थे। रोहित को देखते ही सनी की माँ ने खड़े होते हुए रोहित से कहा, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। सनी कितना मानता था तुम्हें, हमसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता था। मैंने सोचा था कि तुम सनी का ख्याल रखोगे और उसे ठीक रास्ते पर ले आओगे, मगर देखो तुमने क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। अरे हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा वापस कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा या नहीं, और अब उसे यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है। इससे पहले कि रोहित सनी की माँ की सारी बातों का जवाब दे पाता, सनी के पिता ने आगे आते हुए रोहित से कहा, रोहित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास। सनी की ऐसी हालत है, मगर बजाय इसके कि तुम उसे अच्छी सी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज करवाओ, तुम उसे इस छोटे से शहर की छोटी सी हॉस्पिटल में रख रहे हो। मैंने तो सोचा था कि तुम अगर परिवार की बात आएगी तो पैसों की ओर नहीं देखोगे, मगर तुम्हारे बारे में मैंने ठीक ही सुन रखा था। तुम्हें बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तुम्हारे सामने रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, जो लड़का तुम्हें अपना बड़ा भाई समझता था, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करता था, हमसे भी ज़्यादा तुम पर भरोसा रखता था, आज उसकी ऐसी हालत में तुमने उसे इस तरह से छोड़ दिया जैसे तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। सनी के पिता की बात सुनते हुए रोहित ने उससे कहा, देखिए चाचा जी, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, मगर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त सनी को यहाँ से कहीं ले जाया नहीं जा सकता। अगर ये पॉसिबल होता तो फिर मैंने सनी के इलाज के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी होती, मगर डॉक्टर का कहना है कि सनी को शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं है। प्लीज़ मेरी बात मानिए, उसे यहाँ से शिफ्ट मत कीजिए। रोहित को डॉक्टर ने पहले ही समझाया था कि अगर सनी को शिफ्ट किया जाएगा तो फिर हो सकता है कि उसका शरीर शिफ्टिंग के दौरान लगने वाले जम्स को बर्दाश्त ना कर पाए। मगर सनी के माता पिता ने जब सनी की हालत देखी तब रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया, और वो किसी भी हालत में सनी को बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में ले जाकर उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना चाहते थे। रोहित भी सनी के माँ बाप की ये हालत अच्छी तरह से समझ पा रहा था, मगर वो जानता था कि सनी को शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं हो सकता था। सनी की माँ फूट फूट कर रोने लगी और हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठ गई। रोहित ने उनके ठीक बगल में बैठते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए चाची जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है, मगर मेरा यकीन मानिए, मैंने भी सनी को हमेशा अपना सगा भाई समझा है। मुझसे भी उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही है, मगर आप लोगों को समझना होगा, सनी को यहाँ से शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं है। कहीं ना कहीं रोहित भी मन ही मन एक ही बात सोच रहा था कि काश अगर अनिका ने अपनी याददाश्त नहीं खोई होती और डॉक्टर अमृता आज भी उन लोगों के बीच होती, तो हो सकता था कि वो सनी का इलाज कर पाती, क्योंकि ये बात तो अब देश भर के सभी लोग अच्छी तरह से जान चुके थे कि अगर इंसान के दिमाग का ऑपरेशन करने की बारी आए तो डॉक्टर अमृता से बेहतर सर्जन उन्हें कोई नहीं मिल सकता था। रोती बिलखती सनी की मां ने अपनी नज़रें उठाते हुए रोहित से कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इलाज तुम्हारे पास ही है, मगर तुम जानबूझकर सनी का इलाज नहीं कर रहे हो। रोहित सनी की मां की ये बात सुनकर हैरान रह गया। सनी के पापा ने रोहित की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, सनी की मां बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अमृता से कह क्यों नहीं देते कि वो आकर सनी का इलाज करे। रोहित ये बात सुनकर हैरानी से सनी के पापा को देखता रहा। तभी सनी के पापा ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित से कहा, इस तरह से मुझे घूर घूर कर मत देखो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि डॉक्टर अमृता यानी कि तुम्हारी पत्नी अनिका सनी का इलाज कर सकती है। सनी के पापा की बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, चाचा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है। अनिका के अंदर रहने वाली डॉक्टर अमृता तो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। तभी सनी के पापा ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित से कहा, सब बकवास है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनिका याददाश्त खोने का ढोंग कर रही है, और तुम भी अपनी झूठी इज्जत और शान बचाने के लिए जानबूझकर डॉक्टर अमृता को सनी से दूर रख रहे हो, ताकि लोगों को तुम दोनों की असलियत के बारे में पता न चल जाए। सनी के पापा की ये बात सुनकर रोहित के होश उड़ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सनी के पापा ऐसा क्यों कह रहे थे।
जैसे ही रोहित ने सनी के पापा से कुछ बात करने की कोशिश की, सनी की मां ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, किसी भी तरह तुम्हारी पत्नी से कहकर सनी का इलाज करवाओ, हम दोनों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि सनी की मम्मी और पापा उसे ऐसा क्यों कह रहे थे। अपनी चाची को गिड़गिड़ाते हुए देखकर रोहित ने उनके दोनों हाथ पकड़कर कहा, चाची आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर मेरी बस में होता तो मैं सनी का इलाज क्यों नहीं करता? मैं भी सनी से बेहद प्यार करता हूँ, मगर आप तो जानती हैं कि अनिका अब उस हालत में है ही नहीं कि किसी का इलाज कर पाए। अनिका अपनी पिछली ज़िंदगी को भुला चुकी है। डॉक्टरी के पेशे के बारे में वो कुछ नहीं जानती। वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकती। वो डॉक्टरी की सारी स्किल्स भुला चुकी है। अब आप लोग ही बताओ, अगर वो पेशेंट का इलाज करना चाहती हुई नहीं तो फिर वो कैसे सनी का इलाज या सनी का इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकती है? और आपसे किसने कह दिया कि अनिका ये सब ढोंग कर रही है? तभी सनी के पापा ने रोहित की ओर देखकर धीमी आवाज़ में अपने दांत खचखचाते हुए कहा, ये बात अब तक तो सब लोग जान चुके हैं कि तुम्हारे और अनिका के बीच में ज़रूर कोई कड़वाहट पैदा हुई है, जिसकी वजह से अनिका अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई थी। मगर तुमने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अनिका को ऐसा करने से रोक लिया और याददाश्त खोने का नाटक करके तुम और अनिका पूरी बात को एक अलग ही मोड़ देना चाहते हो। जब रोहित ने सनी के पापा की ये बात सुनी तो रोहित के होश उड़ गए। रोहित ने सनी के पापा की ओर देखकर ज़िंदगी में पहली बार आवाज़ ऊँची करते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? आप होश में तो हो? सनी के पापा ने रोहित की बात सुनकर अपनी भी आवाज़ में गर्माहट लाते हुए रोहित से कहा, रोहित बनने की कोशिश मत करो। अरे पूरी दुनिया जानती है कि अगर सचमुच अनिका किडनैप हुई होती तो ज़रूर तुम्हें फिरौती के लिए किडनैपर्स ने कॉल किया होता। बिना पैसे लिए इतने ऊंचे खानदान की बहू को कोई ऐसे ही क्यों छोड़ देगा? किडनैपिंग सिर्फ एक बहाना था। अनिका अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। मगर मुझे तो अफसोस इस बात का है कि हम खुद इस बात को लेकर दुनिया से लड़ते रहे। जब दुनिया वाले सबूतों के साथ हमारे सामने खड़े थे कि अनिका अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई थी, तब हमने ही उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि ये सब हमारे ख़ानदान पर कीचड़ उछालने के लिए उनकी साजिश थी। मगर मन ही मन हम ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अनिका सचमुच किडनैप हुई होती तो ज़रूर किडनैपर मोटी रकम वसूलता और अनिका को छोड़ता। मगर बिना किसी फ़ोन कॉल के, बिना किसी फिरौती के, पैसों की मांग के अनिका को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये बात किसी के गले नहीं उतरती। मैं भी तुमसे गुजारिश करता हूँ, अनिका से कहो कि वो किसी भी तरह सनी का इलाज करे। याददाश्त खोने वाली बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अनिका को बस भेष बदल कर किसी तरह आना है और सनी का इलाज करके चले जाना है। ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता ने किया है, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ रोहित, मर जाऊंगा मगर किसी से नहीं कहूँगा कि सनी का इलाज किसने किया था। रोहित सनी के मम्मी पापा की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी इस बेतुकी बातों का क्या जवाब दे। रोहित अच्छी तरह से अनिका को जानता था। अनिका इस तरह का ढोंग कभी नहीं कर सकती थी। मगर रोहित को ये पहली बार पता चला कि बाहर वाले लोग रोहित और अनिका के रिश्ते के बारे में ये सोचते थे। लोगों को ये लग रहा था कि अनिका को शायद किसी और से प्यार हो गया था और इसलिए वो याददाश्त खोने का नाटक कर रही थी। रोहित को इस वक्त लोगों की सोच पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रोहित और अनिका दोनों ज़िंदगी में बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहे थे, मगर बाहर वाले दोनों के संबंध को इतनी नीची नज़रों से देख रहे थे। ये बात सोच सोच कर रोहित का दिल बैठा जा रहा था। सनी के माँ बाप रोहित के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे कि वो किसी भी हालत में डॉक्टर अमृता से कहकर सनी का इलाज करवाए, मगर रोहित के पास उनके गिड़गिड़ाते का कोई जवाब नहीं था। वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल सूट में अनिका कुछ देर तक यहाँ वहाँ घूमते हुए सोचने लगी कि वो किस तरह से विकी के सामने अपनी बात रखे। अनिका ने विकी को देखा भी नहीं था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो विकी को किस तरह पहचानेगी। मगर विकी ने अनिका से कहा था कि अनिका को विकी पर भरोसा रखना है। वो बिना किसी को पता चले अनिका से मिलेगा भी और अनिका से केस की डिटेल्स भी लेगा। कर्ण गुलेरिया ने कहा था कि कर्ण गुलेरिया जिस वकील को अनिका के पास भेज रहे हैं उस वकील पर आकाश को सबसे ज़्यादा भरोसा था। कर्ण गुलेरिया ने भी जिस तरह से उनकी तारीफ़ की थी। अनिका ने हिम्मत जुटाते हुए प्रेसिडेंशियल सूट से बाहर निकलने का फैसला किया। बच्चे अब तक बेडरूम से बाहर नहीं आए थे। अनिका ने सोचा कि जब तक बच्चे जाग जाते हैं अनिका विक्की के साथ मीटिंग पूरी करके वापस ऊपर आ जाएगी। आईने में देखकर अपने बाल संवारते हुए अनिका प्रेसिडेंशियल सूट से बाहर निकली। जैसे ही अनिका ने प्रेसिडेंशियल सूट का दरवाज़ा खोला वैसे ही प्रेसिडेंशियल सूट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो गए और अनिका को बाहर आता हुआ देखकर एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अनिका के पास आया और कहने लगा, यस मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सारे के सारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले बेहद अलर्ट हो गए थे।
रोहित इस वक्त प्रेसिडेंशियल सूट में मौजूद नहीं था। ये बात भी वो लोग अच्छी तरह से जानते थे। ऐसे में सिक्योरिटी टीम की जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने सामने खड़ा देखकर अनिका ने कहा, मैं कुछ देर कॉफ़ी शॉप में जाना चाहती हूँ। अनिका की डिमांड सुनकर सारे सिक्योरिटी ऑफिसर एक दूसरे को देखने लगे। वो अच्छी तरह से जानते थे ऐसे बच्चों में और अनिका में काफ़ी फ़र्क था। अनिका ने पहले भी इस तरह से रोहित की हाज़िरी में कैफ़े शॉप में जाने की डिमांड की थी और कुछ देर तक शॉप में वक्त गुजारने के बाद वो वापस ऊपर भी चली आई थी। मगर इस बार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और रोहित को कॉल लगाया। कुछ रिंग के बाद जब रोहित ने कॉल उठाया तो उसी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर वो मैडम कुछ देर के लिए कॉफ़ी शॉप जाना चाहती हैं, क्या करूं? जब अनिका ने देखा कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित से परमिशन ले रहा था तो अनिका बड़े ही ध्यान से सिक्योरिटी ऑफिसर का रिएक्शन देख रही थी। अनिका को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि अगर रोहित ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को परमिशन नहीं दी तो उसका नीचे जाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और वो विकी से नहीं मिल पाएगी। मगर तभी अनिका ने देखा कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, जी सर। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने झुककर अपने हाथ के इशारे से अनिका से कहा, मैम आप जा सकती हैं, हमारे 3 सिक्योरिटी गार्ड्स आपके साथ रहेंगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के बाद अनिका ने राहत की सांस ली। इस बार जब एलिवेटर के पास जाने के लिए अनिका ने अपना पहला कदम बढ़ाया तो अनिका मन ही मन ये सोच रही थी कि ये शायद कुसुम को इंसाफ दिलाने की ओर उसका ये पहला कदम था। अनिका धीरे धीरे अपने पाँव बढ़ाते हुए प्रेसिडेंशियल सूट की लिफ्ट के पास जाकर खड़ी हुई। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने केस को विकी के सामने रखे। अनिका के पास ना तो कोई सबूत था, ना ही कोई गवाह था। पंछियों की बातों पर कोई कितना यकीन करेगा, ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका को इस वक्त वो बात भी याद आ रही थी जब उसने पुलिस स्टेशन में लेडी इंस्पेक्टर के सामने ये बयान दिया था कि उसे तोतों के ज़रिए खबर मिली थी कि लकड़ी बाज़ार में किसी को मदद चाहिए। और अनिका को ये भी याद आ रहा था कि उसकी बात सुनकर लेडी इंस्पेक्टर किस तरह भड़की थी और अनिका का मजाक उड़ाने लगी थी। उस वक्त अनिका को जैसा लगा था ठीक उसी तरह इस वक्त उसे लग रहा था। अनिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता अपनाए या ऐसा क्या करे अपनी बात समझाने के लिए। अनिका को भी यही लग रहा था कि विकी उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाएगा, पर कहीं ना कहीं अनिका भी जानती थी कि विकी अनिका की आखिरी उम्मीद था। वो उसे कुसुम के इंसाफ तक ले जा सकता था। कर्ण गुलेरिया अनिका के पिता जिस पर भरोसा करते थे और अनिका का मरा हुआ भाई आकाश जिस पर भरोसा किया करता था, अनिका को भी उस आदमी पर एक अनजाना विश्वास हो रहा था। जैसे ही लिफ्ट फ्लोर पर उतरी, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई और अनिका के साथ साथ 3 सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने हाथ में मशीन गन लिए अंदर दाखिल हुए। लिफ्ट से नीचे उतरते वक्त अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने विकी किस तरह अनिका को मिलेगा और किस तरह अनिका केस के बारे में विकी को समझाएगी। मगर विकी ने अनिका को भरोसा दिलाया था कि उसे सिर्फ विकी पर भरोसा रखना है और कैफेटेरिया में पहुंचकर विकी का इंतज़ार करना है। अनिका ने ना तो विकी की शक्ल देखी थी और ना ही विकी ने अनिका को अपनी कोई तस्वीर भेजी थी। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे सेकंड फ्लोर की ओर उतरती गई, अनिका के दिल की धड़कनें भी तेज़ होने लगी हैं। अनिका नहीं जानती थी किस वक्त विकी अनिका के सामने आ जाएगा। अनिका ये भी जानती थी कि अनिका को विकी और अपनी मुलाकात टॉप सीक्रेट रखनी थी, क्योंकि अनिका विकी को अपने पति के ही खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहने वाली थी। और अब तक अनिका इतना तो जान चुकी थी कि रोहित मारवा कितना पावरफुल आदमी था। अगर लोगों को ये बात पता चल जाती है कि रोहित मारवा की अपनी ही बीवी ने रोहित मारवा पर किसी लड़की के बलात्कार का शक किया था, तो इसका अंजाम पूरे परिवार के लिए बहुत बुरा हो सकता था। इसलिए अनिका जानती थी कि उसे कुछ भी करना था वो बहुत ही सीक्रेटली करना था। अनिका बेशक अपनी याददाश्त खो चुकी थी, मगर सोचने समझने की शक्ति अनिका में अब भी उतनी ही थी जितनी याददाश्त खोने से पहले थी। अनिका बड़ी ही जल्दी दुनिया और दुनियादारी को अच्छी तरह से समझने लगी थी। सेकंड फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, अनिका धीरे धीरे अपने कदम लिफ्ट से बाहर ले जाने लगी। अनिका जैसे ही लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर में दाखिल हुई, अनिका यहाँ वहाँ देखने लगी। जैसे ही अनिका को किसी का इंतज़ार था, उसकी आंखें लगातार हिल डुल रही थी। अनिका अब अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी थी। उसे बस किसी भी तरह से विकी से मिलना था और अनिका मन ही मन यही चाह रही थी कि विकी से बातचीत के दौरान कहीं से भी रोहित ना आ जाए और फिर रोहित को किसी भी तरह का कोई शक ना हो। अनिका यहाँ वहाँ देखे जा रही थी। तभी पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका से कहा, क्या हुआ मैडम, क्या आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं? गार्ड की बात अनिका सुन नहीं पाई क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी।
अनिका को जवाब देता ना देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से कहा, मैडम क्या आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं? इस बार गार्ड की आवाज़ सुनते ही अनिका ने एक झटके से ना में अपना सर हिला दिया और कैफेटेरिया की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका की नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी और ज़िंदगी में पहली बार अनिका को पकड़े जाने का डर लग रहा था। अनिका बड़ी ही सावधानी से कैफेटेरिया के अंदर दाखिल हुई। कैफेटेरिया में दाखिल होते ही कैफेटेरिया का मैनेजर और उसकी जूनियर जो रिसेप्शन पर खड़े थे वो दोनों अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। अनिका को देखकर उनके माथे से पसीना बहने लगा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो गया था जो अनिका फिर से आ गई थी। पर तभी अनिका ने सामान्य तरीके से देखा। ये देख दोनों को राहत मिली। आंखों ही आंखों से जैसे वो दोनों अनिका को उस दिन के लिए थैंक्स कह रहे थे जब अनिका ने उनकी नौकरियां बचाई थी। अनिका जैसे ही रिसेप्शन से गुजरकर कोने वाली जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ने लगी, मैनेजर ने अपने जूनियर से कहा, जाकर मैडम की फेवरेट कॉफ़ी बनाओ। इस बार वो सीनियर मैनेजर अनिका को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था और इस खुशी का कारण था कि अनिका ने पूरी तरह से उस बात को दबा दिया था जो 2 वाइन की बोतलें खो गई थी, जिनकी कीमत लाखों में थी। और अनिका ने रोहित से बोतलों के खोने की बात छुपाकर न सिर्फ उनकी नौकरियां बचाई थी मगर उनके ऊपर लगने वाला लाखों का जुर्माना भी बचाया था। पहले अनिका होटल के मालिक की बीवी होने के नाते जब भी कैफेटेरिया में बैठती थी, सीनियर मैनेजर और उसकी जूनियर बड़े ही अदब से अनिका को सर्व किया करते थे। मगर आज की बात कुछ अलग थी। मालकिन होने के साथ साथ अनिका वो औरत थी जिसने सीनियर मैनेजर और उसकी जूनियर को एक तरह से नया जीवन दान दिया था। कुछ देर तक अनिका अपनी टेबल पर बैठे विकी के आने का इंतज़ार करती रही। अनिका नहीं जानती थी कि विकी किस तरह से किस भेष में उसके सामने आएगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद टेबल पर जूनियर मैनेजर ने अनिका की कॉफ़ी ला कर रखी और मुस्कुराकर बड़ी ही अदब से अनिका से कहा, एन्जॉय योर कॉफ़ी मैम। अनिका की नज़रें अभी भी ना तो अपने सामने ही खड़ी जूनियर मैनेजर पर थीं, ना ही अपनी कॉफ़ी पर। अनिका की नज़रें पूरे कैफेटेरिया में यहाँ वहाँ घूमते हुए विकी को पहचानने की कोशिश कर रही थी। जब जूनियर मैनेजर ने देखा कि अनिका काफ़ी बेचैन नज़र आ रही थी, तब जूनियर मैनेजर ने अनिका से कहा, क्या हुआ मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अनिका ने एक झटके से अपना होश संभालते हुए जूनियर मैनेजर की ओर देखा और अपना कॉफ़ी मग अपने हाथ में पकड़कर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं कुछ वक्त यहाँ अकेले बैठना चाहती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही जूनियर मैनेजर ने अपनी गर्दन झुकाई और वहाँ से चली गई। अनिका के सिक्योरिटी गार्ड भी अनिका से कुछ दूरी पर अलर्ट पोजीशन में अनिका की हिफाजत करने के लिए खड़े थे। अनिका नहीं जानती थी कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी विकी उसके सामने किस तरह आएगा और किस तरह अनिका से मुलाकात करेगा। अनिका धीरे धीरे अपनी कॉफ़ी मग से कॉफ़ी की सिप लेने लगी। लगभग 20 मिनट का वक्त गुजर गया मगर विकी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अनिका ने अपनी नज़रें कैफेटेरिया के मेन गेट पर टिका कर रखी थी। सुबह के 11 बजे थे और काफ़ी लोग कॉफ़ी और चाय पीने के लिए कैफेटेरिया में आ रहे थे और जा रहे थे। लोगों की भीड़ में एक अनजान इंसान को पहचानना अनिका के लिए बहुत मुश्किल था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विकी ने इतनी कॉन्फिडेंटली अनिका से कह तो दिया था कि वो बिना किसी को पता चले अनिका से मिल लेगा, मगर कहीं ना कहीं अनिका को भी अब लगने लगा था कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में शायद ये सब कुछ भूल गया था। मगर अब रोहित के सिक्योरिटी गार्ड के सामने विकी को अनिका को मिलने में मुश्किल हो रही थी और शायद इसीलिए विकी ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। अनिका बार बार अपने फ़ोन स्क्रीन की ओर देख रही थी। ना तो अनिका को विकी का कोई कॉल नज़र आ रहा था और ना ही उसका कोई मैसेज अनिका को मिल रहा था। कुछ देर के इंतज़ार के बाद अनिका ने अपना फ़ोन उठाया और विकी के नंबर पर कॉल बैक किया। मगर अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि काफ़ी देर तक रिंग बजने के बावजूद विकी कॉल आंसर नहीं कर रहा था। अब अनिका को पक्का यकीन हो गया था कि रोहित की सिक्योरिटी गार्ड्स के डर से विकी ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे और अब वो अनिका को नहीं मिलने वाला था। जब अनिका ने विकी से मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी, तब अचानक अनिका ने देखा कि गेट पर एक 65 से 70 साल की औरत अचानक ही किसी से टकराकर नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उस औरत ने इतनी ज़ोर से चीख लगाई कि आसपास खड़े लोग दौड़कर उसकी मदद करने आ पहुँचे। कुछ लोगों ने उसे हाथ देकर सहारा देते हुए अपने पैरों पर खड़ा किया, मगर वो औरत इतनी ज़ोर से नीचे गिरी थी कि वो लंगड़ाते हुए पास रखी चेयर पर बैठी और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए होटल मैनेजमेंट को गालियाँ देते हुए कहने लगी, वाह क्या मैनेजमेंट है यहाँ का, आप लोग अपने फ़र्श को भी साफ नहीं रख सकते। इतनी बड़ी होटल में इतने पैसे देकर रहने का क्या फ़ायदा जब होटल वाले होटल को ठीक तरह से साफ भी नहीं रख सकते। उस औरत की ज़ोर की आवाज़ सुनते ही होटल का स्टाफ दौड़कर उस औरत के पास आ गया। उस औरत ने नीचे फर्श पर पड़ा पानी दिखाते हुए एक वेटर से कहा,
ये क्या किया तुम लोगों ने? अरे यहाँ फर्श पर पानी गिरा है तो कोई साफ़ करने वाला भी नहीं है। पता नहीं चलता है कि होटल में हम जैसे बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं। देखो मैं कितनी ज़ोर से गिर गई हूँ, कितनी चोट आई है मुझे, क्या बताऊँ मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है। आसपास खड़े लोग भी उस औरत की बात सुनकर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने देखा कि वो औरत किस तरह से ज़ोर से ज़मीन से टकराई थी। वो औरत देखने में काफ़ी गोरी चिट्टी थी, सर पर घुंघराले बाल थे और बुज़ुर्ग होने के बावजूद उस औरत ने एक अलग तरह का ड्रेस और उस पर स्कार्फ और एक छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। हालांकि उस औरत को देखकर लग रहा था कि उस औरत ने एक अपने आप को काफ़ी मेंटेन किया था, मगर ऐसी उम्र में इस तरह से फर्श पर ज़ोर से गिरना इस उम्र के लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं था। अगर इस उम्र में हड्डी टूट जाए तो फिर से जुड़ने में उसे काफ़ी वक्त लग सकता था। होटल का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहा था। कैफेटेरिया का सीनियर मैनेजर उस औरत के पास जाकर कहने लगा, वेरी सॉरी मैम, पता नहीं कि फर्श पर पानी कैसे गिर गया। अभी कुछ देर पहले ही मैंने जब चक्कर लगाया था तब तो ये बिल्कुल साफ था। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द ट्रबल। मैनेजर की बात सुनते ही उस औरत ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे ट्रबल की क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी जगह यहाँ कोई और बुज़ुर्ग गिरा होता तो उसकी क्या हालत होती? चलो अभी तक मेरी उम्र ही क्या है। पिछले महीने मुझे लड़का देखने आया था, लगभग पक्की होने वाली थी, मगर लड़के की बुढ़िया माँ को मैं ज़रा मॉडल और फैशनेबल लगी, इसलिए मेरा रिश्ता टूट गया। अभी मेरा रिश्ता होना बाकी है। अगर यहाँ वहाँ चोट लग गई तो मेरी शादी कैसे होगी? उस औरत की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए। देखने में उस औरत की उम्र 65 से 70 साल के करीब लग रही थी, मगर उसकी बातें 23-24 साल की लड़की की तरह लग रही थी। सीनियर मैनेजर ने धीमी आवाज़ में हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम रियली वेरी सॉरी। जी मैडम, ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी। ये बात सुनते ही वो औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई और सीनियर मैनेजर की ओर देखकर कहने लगी, क्या कह रहे हो? मुझे चोट नहीं लगी? तुम्हें पता है मुझे कहाँ चोट लगी है? दिखाऊं तुम्हें? सीनियर मैनेजर हैरानी से उस औरत को देखता रहा। उस औरत ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, इतने बेशर्म मर्द हो, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि ऊट पटांग बातें करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर सीनियर मैनेजर का सर शर्म से झुक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बुजुर्ग महिला को वो इस बात का क्या जवाब दे। सीनियर मैनेजर ने सिर्फ अपना सर झुकाकर उस औरत से कहा, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कि आप हमें माफ़ कर दें। उस औरत ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आप लोगों को माफ़ कर सकती हूँ।